हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ और बस आप लोगों के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका नाम है ग्रो विद डाउट्स, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ मैं आपको यहाँ पे जो भी पढ़ाऊंगा वो 101% आपके दिमाग में चला जाएगा। 101%, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ भी आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पे फिलहाल क्लास 7, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए मैं कंटेंट बना रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया कंटेंट है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपको शायद आपका कंटेंट मिल जाए। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम कर रहे थे कार्बन एंड जो क्लास 9 का जो चैप्टर है कार्बन एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट। ठीक है, वो हम यहाँ पे अभी पढ़ाने वाले हैं। ये वन शॉर्ट वीडियो क्या बोलते हैं उसको आप लोग, है ना, यानी एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर हम खत्म करने वाले। ठीक है, तो चलो कार्बन एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट, ठीक है, लाइन बाय लाइन में पढ़ाने वाला हूँ, बेसिक से मैं सब कुछ आपको समझाने वाला है। तो ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कार्बन क्या एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। क्या है? नॉन मेटेलिक एलिमेंट। जैसे आप लोग को पता होगा कि 118 एलिमेंट है टोटल अपने पास, केमिस्ट्री में टोटल 118 एलिमेंट है। उसमें से कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, कुछ मेटलॉइड होते हैं। तो कार्बन कैसा है? कार्बन है नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, तो यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है। कार्बन जो एलिमेंट है ये अबंडेंटली अवेलेबल है नेचर में, और कैसे? फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में मिलता है। क्या? फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। तो क्या होता है फ्री और कंबाइंड स्टेट? जैसे फ्री यानी ओनली कार्बन, बस कार्बन मिलेगा आपको। ठीक है, और कंबाइंड स्टेट क्या होता है? जैसे CO2, जैसे CH4। ठीक है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ देना तो ये क्या बोल गया? कंबाइंड स्टेट। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ देना, ये क्या बन गया? कंबाइंड स्टेट। तो कंबाइंड स्टेट यानी किसी और के साथ उसको रहना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट यानी खुद का, फ्री, किसी से लेना देना नहीं है। तो जब आप नेचर में जाओगे तो आपको फ्री भी कार्बन मिलेगा और आपको कंबाइंड स्टेट में भी मिलेगा। ठीक है, और कार्बन हर जगह पे है, अबंडेंटली नहीं, अबंडेंटली यानी बहुत ज्यादा कार्बन है। ठीक है, आप आपके आजू बाजू में देखोगे तो आपको कार्बन ही कार्बन दिखाई देगा। ठीक है, आपके बॉडी के अंदर कार्बन है, आपको जो प्लांट्स पसंद आ रहे हैं उसके अंदर कार्बन है, आपका जो पेट एनिमल है उसके अंदर भी कार्बन है, हर जगह पे कार्बन है। ठीक है, आप जैसे कोई भी मतलब हर एक चीज में आपको कार्बन मिल ही जाएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है। और जब आप क्लास 11, 12 में जाओगे वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशल कार्बन से रिलेटेड एक केमिस्ट्री आती है, उसमें पूरा का पूरा कार्बन आपको पढ़ना होता है, इसलिए फ्यूचर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो ये जो है टेबल, यहाँ पे हम कार्बन की कुछ चीजें हम पता कर लिए। जैसे केमिस्ट्री में कभी भी आपको C दिखाई देगा तो आप समझ लेना वो क्या है, वो कार्बन है, क्योंकि कार्बन का सिंबल ही C है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। क्यों है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है क्योंकि कार्बन के यदि आप न्यूक्लियस के अंदर चले जाओगे तो आपको वहां पे 6 प्रोटॉन दिखाई देंगे, और जिस भी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन होते हैं, जितने उसके प्रोटॉन होते हैं उसका उतना एटॉमिक नंबर होता है। तो कार्बन के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन का नंबर है वो 6 है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 6 है। अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कैसे। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है कार्बन का, ये रहेगी फर्स्ट सेल, ये रहेगी सेकंड सेल। तो उसका जो उसका न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में कितने होते हैं? 6 प्रोटॉन होते हैं, और उसी न्यूक्लियस में कितने होते हैं? 6 न्यूट्रॉन होते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेल में रहेंगे, बता दूंगा। ठीक है, तो उसके न्यूक्लियस में, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, इसीलिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 है। क्यों 12 है? क्योंकि उसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन यानी 6 + 6 यानी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 12। एटॉमिक मास डिपेंड करता है कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है, उस पे एटॉमिक मास डिपेंड करता है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है कितने प्रोटॉन है। तो कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर हो गया 6, और उसके अंदर 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन यानी 6 + 6, तो इसलिए उसका एटॉमिक मास बन गया है 12। ठीक है, समझ में आ गया आपको एटॉमिक मास 12 क्यों, एटॉमिक नंबर 6 क्यों। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। तो कोई भी यदि आप एलिमेंट लोगे, उसका जो फर्स्ट शेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए कार्बन के भी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, टोटल उसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 2 तो फर्स्ट शेल में चले गए, तो रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन उसको उसके अपने सेकेंड शेल में रखने पड़ेंगे। कितने? 4। और ये जो होता है सेकेंड शेल, उसमें वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, लेकिन उसके पास बचे ही 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसकी मजबूरी है कि उसको बस ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है कार्बन का, वो है 2,4।
ठीक है। उसके बाद उसका वैलेंसी 4 है। क्यों 4 है? मैंने जैसे बोला था सेकंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 8 इलेक्ट्रॉन, यदि उसको स्टेबल बनना है, लेकिन बेचारे के पास है ही 4 इलेक्ट्रॉन, यानी उसको और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है स्टेबल करने के लिए उतना उसका वैलेंसी होता है। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे उसको चाहिए ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, जो कि टोटल 8 बन जाएगा। सेकेंड शेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल हो जाता है, तो उसको और कितने 4 है ना, पहले तो ऑलरेडी 4 है और 4 यदि मिल जाए तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए उसका वैलेंसी कितना है 4 है। तो कार्बन का वैलेंसी कितना है 4 है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो नॉन मेटालिक एलिमेंट तो है ही, कितना आसान है, ठीक है। उसके बाद अभी हम और आगे बढ़ेंगे तो जो कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड ऑब्टेन और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दो तरीके के कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो भी प्लांट्स और एनिमल्स से आपके पास जो कंपाउंड आ रहे हैं, उनसे जो आपको कंपाउंड मिल रहे हैं वो कैसे है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे? ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स से जो भी कंपाउंड आपको मिल रहे हैं वो क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक वर्ड तो आपने सुना होगा पहले, है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसी को कहा जाता है जो प्लांट्स और एनिमल्स से जो कंपाउंड मिलते हैं, और जो कंपाउंड आपको मिनरल से मिलते हैं, बस इतना याद रखना है, जो कंपाउंड आपको मिनरल से मिलते हैं उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर क्या रहेगा, कार्बन रहेगा, है ना। जहां पे भी आपको ऑर्गेनिक शब्द दिखाई दे तो समझ लेना उसके अंदर क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन इज द मेन एलिमेंट इवन इन द सेलुलर डीएनए आरएनए दैट ट्रांसफर हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स जाते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक जाते हैं, तो वो कहां से जाते हैं, डीएनए आरएनए से जाते हैं। तो उस डीएनए में भी क्या है, कार्बन है। तो कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन, ठीक है। तो डीएनए में भी क्या होता है, कार्बन होता है। ये भी आपको समझ में आ गया। अभी ऑकरेंस ऑफ कार्बन हम देखने वाले नेक्स्ट टॉपिक। तो जो कार्बन जो वर्ड है, अभी तक हम सब पढ़ रहे कार्बन कार्बन कार्बन, लेकिन ये कार्बन वर्ड आया कहां से? तो कार्बन जो वर्ड है वो एक लैटिन शब्द, लैटिन भाषा का शब्द है। कार्बन जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, जो कार्बो, लैटिन में कार्बो, जो कोयला होता है, जो कोल होता है, उसको लैटिन में बोला जाता है कार्बो। क्या बोला जाता है लैटिन में? कार्बो। और उसी कार्बो शब्द से कार्बन बना है, ठीक है। तो कार्बन कैसा है, लैटिन भाषा का शब्द है, और उस मतलब कार्बो बोला जाता है लैटिन में कोयला को, तो उसी कार्बो से कार्बन बना है, ठीक है। कार्बन इज फाउंड इन नेचर इन फ्री एज वेल एज कंपाउंड स्टेट। मैंने अभी बताया था आपको, कंपाउंड इन CO2 वगैरह, और फ्री यानी ओनली कार्बन, ठीक है। कार्बन इन फ्री स्टेट इज फाउंड इन डायमंड एंड ग्राफाइट। डायमंड के अंदर क्या होता है, कार्बन। देखो डायमंड इतना महंगा चीज, वो क्या है, वो एक्चुअली है कार्बन। समझ में आ रही है अभी इंपॉर्टेंस कार्बन की। तो जो डायमंड है आपका वो क्या है, कार्बन है। जो ग्राफाइट है, जो आपकी पेंसिल की लीड होती है ना, उसमें उसमें होता है ग्राफाइट, तो वो भी कार्बन है। यानी आपका लिखना है ना, वो भी किससे हो रहा है, कार्बन की वजह से। आप महंगा महंगा जो डायमंड खरीदते होंगे, यदि खरीदते होंगे तो वो भी क्या, डायमंड किससे बने हुए, कार्बन से बने हुए, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप जिंदगी में इतना तरक्की कर रहे कि आपके पास डायमंड ही डायमंड रहे, लेकिन उसके लिए भैया पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो डायमंड है कार्बन का, ग्राफाइट है कार्बन का, और कंबाइंड स्टेट में भी जो है, कंबाइंड स्टेट में भी आपको कंपाउंड में कार्बन मिलते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, कंबाइंड स्टेट है। फ्री स्टेट तो था डायमंड में, देन ग्राफाइट में, है ना। लेकिन कंबाइंड स्टेट यानी किसी के साथ, जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड आपने बहुत सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या है, कार्बन है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जैसे जो भी कार्बोनेट से, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, कैलामीन, ये सारे के सारे कार्बोनेट से, इसके अंदर भी कार्बन होता है। मार्बल कितना इंपॉर्टेंट है ना। उसके अंदर भी क्या है, कार्बन है। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कार्बन कार्बन कार्बन। जो फॉसिल फ्यूल है, यानी जो कोल यानी कोयला, जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, कभी भी किसी की भी आपकी गाड़ी है ना, जैसे जिसमें आप पेट्रोल भरते होंगे या डीजल भरते होंगे, उसमें क्या है, कार्बन है, ठीक है। नेचुरल गैस जो है कार्बन है। कोल यानी कोयला, वो क्या है, पूरा कार्बन से बना है, ठीक है। जो कार्बोनेशन, जो आप बॉडी में आपने कभी भी सुना होगा कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं, यानी हम एक्चुअली में खाना क्या खाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम प्रोटीन खाते हैं, हम फैट्स खाते हैं, है ना। वो क्या है, उसमें कार्बन है भैया, इतना कार्बन इंपॉर्टेंट है।
समझ रहे हो बात को? आपने देखा होगा जो जिम में जो बच्चे जाते हैं वो क्या करते हैं, बोलते हैं हमें प्रोटीन लेना है, प्रोटीन लेना है। हाँ, यानी क्या, उनको कार्बन ही लेना है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन में क्या होता है, कार्बन होता है। जो नेचुरल फाइबर्स जैसे कॉटन, कॉटन आपने देखा होगा, है ना, आपका कपड़ा किससे, कॉटन से बनता है, बहुत सारे कपड़े कॉटन से बनते थे, उसमें क्या है, कार्बन है। आप ऊल के भी कपड़े पहनते होंगे सर्दियों में, तो उसमें भी क्या है, कार्बन है। आप सिल्क के भी कभी कभी कपड़े पहनते होंगे, तो सिल्क में भी क्या है, कार्बन है। तो हर जगह कार्बन है। समझ में आ गया अभी कार्बन का इंपॉर्टेंस? अभी हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज, कार्बन के कुछ हम प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो क्या प्रॉपर्टीज है कार्बन के? देखो, कार्बन जो है ना वो एलोट्रोपिक नेचर दिखाता है। क्या है? एलोट्रोपिक नेचर दिखाता है कार्बन। अभी एलोट्रोपिक नेचर क्या होता है, एलोट्रोपिक क्या होती है ये देख लेंगे। एलोट्रोपी यानी सम एलिमेंट्स ऑकर इन नेचर इन मोर देन वन फॉर्म, एक से ज्यादा फॉर्म में कुछ कुछ एलिमेंट हमें मिलते हैं, ठीक है। जैसे जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस डिफरेंट फॉर्म्स आर सेम बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। आगे अच्छे समझ में आने वाले, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं। एलोट्रोपी यानी एक ही एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में आपको दिखाई देगा। जैसे कार्बन है, कार्बन का भी आपको डायमंड भी कार्बन है, ग्राफाइट भी कार्बन है ना, कोल जो है वो भी कार्बन है, यानी एक ही कार्बन है, अलग अलग फॉर्म में दिखाई दे रहा है। डायमंड कितना अलग है, चमक रहा है, लेकिन जो आपकी पेंसिल की लीड है क्या वो चमक रही है, वो भी तो ग्राफाइट है, वो भी तो कार्बन है। यानी अलग अलग फिजिकल फॉर्म में, लेकिन उसके आप अंदर जाओगे तो आपको हमेशा यही दिखाई देगा, यही कार्बन दिखाई देगा, जिसके न्यूक्लियस में आप डायमंड का भी कार्बन का, आप डायमंड के जो है उसके भी अंदर चले जाओ, एक पर्टिकुलर मतलब डायमंड के कार्बन के एटम के अंदर चले जाओ, और ग्राफाइट का भी आप कोई भी एटम उठा लो कार्बन का, तो उसमें सब हर एक इसमें 6 ही प्रोटॉन रहेंगे, 6 ही न्यूट्रॉन रहेंगे, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहेगा, ऐसे ही 2 शेल रहेंगे। यानी उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है, लेकिन डायमंड और ग्राफाइट कितना अलग दिखता है, यानी उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो उसको एलोट्रोपिक नेचर कहा जाता है। और कार्बन वैसे करता है, कार्बन के अलग ऐसे कुछ फॉर्म्स है जिसके फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, जो कि हम और आगे डिटेल में पढ़ने वाले, लेकिन वो है ही अंदर कार्बन ही, यानी उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इसलिए कार्बन एलोट्रोपी दिखाता है। और एलोट्रोपी क्या है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, यानी सेम ही एलिमेंट का, ठीक है। तो जैसे कार्बन के साथ सल्फर फॉस्फोरस भी दिखाने दो, हमें क्या लेने देना, यहाँ पे है पढ़ना, लेकिन हमें इसके डिटेल में पढ़ना नहीं है, हमें फोकस करना है बस कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो देखो एलोट्रोप्स कौन कौन से है कार्बन के, तो एक है, अभी एलोट्रोप्स की भी दो टाइप होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक होता है एमॉर्फस फॉर्म। एक क्या होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक होता है एमॉर्फस फॉर्म। जैसे देखो, ठीक है, एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक होता है एमॉर्फस फॉर्म, सब डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसके बारे में अभी हम थोड़ा देख लेते हैं पहले। क्रिस्टलाइन फॉर्म एज अ रेगुलर एंड डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ एटम। जैसे यहाँ पे देख लो, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है, इसमें क्या है, ये जो एटम्स है, हरे हरे कलर के क्या है एटम्स है, उनका एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एक डिफाइंड स्ट्रक्चर में, हर एक का कैसे एक डिफाइंड स्ट्रक्चर में, लेकिन एमॉर्फस में कहीं कैसे भी एक दूसरे के साथ लगे होते हैं। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक डिफाइंड स्ट्रक्चर के साथ एटम्स एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं, एमॉर्फस फॉर्म में कैसे भी रहते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म का, ठीक है। देन जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। जैसे डायमंड ये कार्बन का क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्या आप सोच सकते हो उसको मेल्ट करने का, उसको कितनी भी आप आग से कितना भी ये कर दो मेल्ट नहीं होगा जल्दी, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट यानी जब सॉलिड से लिक्विड पे वो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर में कोई भी पदार्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वो जाता है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाता है, उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट होता है जो लिक्विड से क्या होता है, गैसियस फॉर्म में जाता है। जैसे कि आपके घर में पानी है, पानी को आप गर्म करोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, वो गैस फॉर्म में चला जाता है, तो उसका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, है ना, पता ही होगा वैसे। और जो बर्फ है, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ऊपर चले जाए तो बर्फ पानी बनने लगता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। यानी सॉलिड से लिक्विड में चला गया तो वो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और लिक्विड से गैस में चला गया तो वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, क्रिस्टलाइन फॉर्म का, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म का एक डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप होता है। जैसे डायमंड है, एक डिफाइंड शेप होता है ना उसका, ठीक है, उसके शार्प एजेस होते हैं, है ना, डायमंड के बहुत शार्प एजेस होते हैं और उसके कुछ प्लेन सरफेसेस होते हैं। जैसे ये देखो, ये यहाँ पे ये प्लेन सरफेस है, यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको, तो जैसे कि डायमंड के पास भी क्या है, प्लेन सरफेसेस है। अभी डायमंड क्या है, डायमंड के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, क्या डायमंड के बारे में। तो डायमंड इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा अभी तक कि सर डायमंड कहाँ पे मिलता है बता दो, तो गोवलकोंडा कर्नाटक में, वहाँ पे चले जाओ, बहुत डायमंड मिलेगा। ठीक है, पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस गोवलकोंडा कर्नाटक में चला जाओ, डायमंड ही डायमंड मिलेंगे। ठीक है, तो गोवलकोंडा में चले जाओ, पन्ना में चले जाओ, मध्य प्रदेश में पन्ना है, उधर चले जाओ, डायमंड मिलेगा। लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं जाओगे और उठा के चले जाओगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक प्रोसेस होता है डायमंड का भी निकालने का। ठीक है, तो पन्ना में मध्य प्रदेश जगह, वहाँ पे डायमंड है। डायमंड क्या इंडिया में ही मिलते हैं, बाकी जगह पे नहीं मिलते? बिल्कुल मिलते हैं। तो डायमंड साउथ अफ्रीका में मिलते हैं, ब्राज़ील में मिलते हैं, बेल्जियम में, रशिया, अमेरिका, इतनी जगह पे डायमंड मिला जाता है। ठीक है, मिलता है। ठीक है, अभी डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है देखो, हर एक कार्बन एटम, एवरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 नेबरिंग एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड। हर एक कार्बन एटम अपने 4 एटम के साथ, ये सारे के सारे कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, तो हर एक कार्बन एटम आजू बाजू के 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा है। लेकिन इन दोनों के मतलब कोई भी मतलब ये जो दो कार्बन एटम जो है ना, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है यहाँ पे, है ना, आयनिक बॉन्ड यानी वो क्या होता है, आयन का मतलब वो जान दो, ज़्यादा बाद में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट से, लेकिन आपको बस यहाँ पे इतना याद रखना है कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होने वाला है कार्बन कार्बन के अंदर, कोवेलेंट बॉन्ड। यदि आपको पूछा जाए कि भैया डायमंड है, डायमंड में 2 कार्बन के अंदर, 2 कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो आप बताने वाला है सर यहाँ पे होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, देयरफॉर डायमंड हैज अ टेट्रागोनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर व्हिच मेक्स इट वेरी हार्ड। कौन सा स्ट्रक्चर है डायमंड में? टेट्रागोनल। टेट्रा यानी 1 2 3 4, है ना, ये चार वाला होता है, 4 वाले के साथ जुड़ा होता है। टेट्रागोनल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ना, 3 मतलब ऐसे 3 डायमेंशन होते हैं डायमंड के, वो तो पता ही होगा, वो तो क्या है, जैसे आप भी क्या, आप भी एक 3 डायमेंशनल बॉडी हो, है ना, कोई भी बॉडी जिसको लेंथ भी है, ब्रेड भी है और उसको हाइट भी है, उसको क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल। तो डायमंड को जो ना लेंथ होती है, ब्रेड होती है, हाइट होती है, इसलिए वो डायमंड क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है, और वो टेट्रागोनल 3 डायमेंशनल उसका स्ट्रक्चर। कोई बात नहीं, प्रॉपर्टीज डायमंड की तो वैसे पता ही होगी कि ब्रिलियंट एंड प्योर डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, यानी नेचर में मिलने वाली सबसे हार्ड चीज यदि आज तक कोई मिली है तो वो डायमंड है। हाथोड़े से डायमंड को नहीं आप 2 टुकड़ों में कर सकते, बहुत हार्ड है डायमंड। ठीक है, और डायमंड का डेंसिटी कितना है? 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना डेंसिटी है डायमंड का? 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी वाटर से भी ये क्या होता है, इसका वेट ज़्यादा होता है, यानी वाटर में यदि आप डायमंड डाल दोगे नीचे चला जाएगा। ठीक है, डायमंड का आपको डेंसिटी याद रखना है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 3500 डिग्री सेल्सियस। कितना है डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट? 3500 डिग्री सेल्सियस। देन डायमंड को यदि आप 800 डिग्री तक हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो CO2 इज गिवन अवे। यदि डायमंड यानी क्या है? कार्बन है, यदि उसको आप ऑक्सीजन के साथ 800 डिग्री सेल्सियस पे चले उसको करोगे उसका रिएक्शन, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, क्योंकि कार्बन है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा ना, तो क्या देता है वो? कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्योर बस कार्बन है, बस ऑक्सीजन है, रिएक्शन करेगा, बस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, डायमंड डज नॉट डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट यानी क्या? जिसमें जैसे शक्कर है, पानी के अंदर शक्कर डाल दी, डिसअपेयर हो जाती है ना, उसमें घुल जाती है, उसको बोला जाता है कि डिसॉल्व करना। तो यदि आपको पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में, किसी भी लिक्विड में, दूध में डालो, किसी में भी डालो, है ना, उसमें आपको पानी डायमंड डाल दो, डिसॉल्व हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं डिसॉल्व होता। ठीक है, तो डायमंड का वो नेचर होता है, वो डिसॉल्व नहीं करता, डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, देन उसका क्या है? एसिड और बेस आप डायमंड के ऊपर डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, एसिड डाल दो, डायमंड कुछ नहीं भैया, हम नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस, हमें कुछ नहीं होता, डायमंड सोचेगा। ठीक है, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, देखो, लेकिन अब आगे देखोगे ग्राफाइट है, ग्राफाइट से फुल इलेक्ट्रिसिटी भागती रहती है, लेकिन डायमंड है, दोनों कार्बन है, ठीक है, लेकिन डायमंड से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन? डायमंड है, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। कोई भी जो भी मेटल या वगैरह कोई भी जो भी एक बॉडी होती है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसके पास कुछ फ्री के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके वजह से उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। लेकिन हमारे डायमंड भाई साहब के पास बिल्कुल भी फ्री के इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो आपको याद रखना है कि डायमंड बिल्कुल भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है,
और ये आपने कभी कभी सुना होगा कोहिनूर डायमंड के बारे में, है ना, कोहिनूर हीरा। तो वो क्या था, पहले इंडिया के पास था, अभी वो निकले इंग्लैंड में, ठीक है, वो लोग लेके गए थे, ठीक है। और ये जो डायमंड है ये क्या है, 13th सेंचुरी में एक गुंटूर एक माइन है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे ये मिला था। बहुत ही फेमस डायमंड है कोहिनूर हीरा, वो 186 कैरेट्स का था, बहुत फेमस है वो। आंध्र प्रदेश इंडिया में मिला, मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे फेमस डायमंड कोहिनूर है, वो इंडिया में मिला था, गुंटूर जगह है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे, ठीक है। 186 कैरेट का था, ठीक है। चलो एक ऐसे ही मैंने बता दिया यहाँ पे। अभी डायमंड की यूजेस क्या है, डायमंड ग्लास कटिंग और रॉक ड्रिलिंग मशीन में यूज किया जाता है। जो ग्लास को कट करने वाली मशीन होती है, जो बड़े बड़े रॉक्स को ड्रिल करने वाली जो मशीन होती है ना, उसमें क्या होता है, डायमंड होता है, ओके। डायमंड ऑर्नामेंट्स में, ये तो पता है आपको, ज्वेलरीज वगैरह जो होते हैं उसमें क्या करते हैं हम, डायमंड यूज करते हैं, ये तो पता है आपको। डायमंड नाइफ्स, जो आई सर्जरी में, अभी तो लेजर सर्जरी आई, लेकिन कभी भी आई सर्जरी करना है आपको नाइफ के साथ, चाकू वगैरह के साथ, तो उसमें डायमंड यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत वो एकदम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है, इसलिए उसको डायमंड से वो सर्जरी की जाती है, डायमंड नाइफ से, यानी डायमंड की इससे। डायमंड डस्ट यूज फॉर पॉलिशिंग अदर, दूसरे डायमंड को हमें पॉलिशिंग करना है ना, उसको और निखारना है, उसकी जो उसका जो नेचर है उसको पॉलिशिंग करना है, तो हम क्या करेंगे, डायमंड की डस्ट जो होती है उसका यूज करेंगे, ठीक है। डायमंड यूज टू मेक विंडोज गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन इन स्पेस एंड इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सैटेलाइट तो पता है जो हवा में जाते हैं, है ना, सैटेलाइट देखे होंगे आपने, तो जो सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, उसकी जो विंडोज रहेगी, है ना, तो उस विंडो को किससे, डायमंड से बनाया जाता है। क्योंकि देखो ऊपर क्या रहेगा, जो अपना सन है, सन के क्या रहेंगे, रेडिएशंस रहेंगे, और रेडिएशन से बचने भी चाहिए ना, वहाँ पे जो भी उसके अंदर साइंटिस्ट जाएंगे, जो भी लोग जाएंगे उसके अंदर, उनको उस सन के रेडिएशन से बचाना है ना, तो उसके लिए जो विंडो रहेगी वो किससे बनी रहेगी, वो बनी रहेगी डायमंड से। किससे, डायमंड की बनी होती है, सही बात है। चलो डायमंड का यहाँ पे अपना खत्म हो गया, ठीक है। देखो एलोट्रोपिक नेचर हम कार्बन के देख रहे हैं, उसमें एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर हम देख रहे हैं डायमंड को, ग्राफाइट को, फ्लोरीन को, तीन है क्रिस्टलाइन फॉर्म, कौन से, डायमंड, ग्राफाइट, फ्लोरीन, उसमें से डायमंड अभी खत्म हो गया। अभी हम देखेंगे ग्राफाइट। ग्राफाइट क्या होता है, तो ग्राफाइट जो नेचुरल स्टेट में कहाँ पे, रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और इंडिया में। ग्राफाइट भी इंडिया में मिलता है, जैसे डायमंड मिल रहा था, रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, इंडिया में मिलता है, ठीक है। जो आपकी लीड होती है ना पेंसिल के अंदर, वो क्या है, ग्राफाइट के साथ क्ले को मिक्स करके वो लीड बनाई जाती है। ग्राफाइट में क्ले डाल दो आप, बन गया आपका लीड, ठीक है। और ये प्रोसेस जो डिस्कवर की थी आपने निकोलस जैकेस कॉन्टी नाम के जो भाई साहब हैं, उन्होंने ये बनाई थी, उन्होंने फिर लीड बनाई, फिर पेंसिल बनती रही, ठीक है। अभी देखते जैसे हमने डायमंड का स्ट्रक्चर देखा था, उसी तरह से अभी हम देखने वाले हैं अपने ग्राफाइट भाई साहब का स्ट्रक्चर। तो every carbon atom in graphite is bonded to 3 other carbon atom in such a way that hexagonal layer structure is formed। देखो यहाँ पे ये हेक्सागोनल आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा ना, ये एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच, 6 साइड वाला हेक्सागोनल बन गया। इधर भी देखो 1 2 3 4 5 6, है ना, तो ये सारे हेक्सागोन है ना। तो ये एक लेयर है ऊपर की, नीचे वाली दूसरी लेयर, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, जो आपका जो ग्राफाइट होता है उसमें हेक्सागोनल वाला लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है यहाँ पे, और एक जो कार्बन है ना आपका 1 2 और 3 कार्बन के साथ यहाँ पे जुड़ा होता है, ठीक है। एक लेयर में, ये पर्टिकुलर लेयर में ये कार्बन 1 2 और 3 के साथ जुड़ा रहेगा, और हेक्सागोनल वाला ये लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ग्राफाइट क्रिस्टल इज मेड ऑफ मेनी शीट्स और लेयर्स ऑफ, जैसे ग्राफाइट है ना, ये लेयर्स के बने होते, जैसे ये ऊपर वाली नीचे वाली, ऐसे इसके ऊपर फिर ऐसे लेयर है ना, लेयर वाला स्ट्रक्चर होता है ये। लेयर यानी जैसे एक चद्दर के ऊपर दूसरी चद्दर, ऐसे लेयर होता है ग्राफाइट में भी, ठीक है। दिस लेयर्स लीव ओवर ईच अदर इन अप्लाइंग प्रेशर। यदि आपने प्रेशर अप्लाई दिया, जैसे ये 2 लेयर्स है ना, प्रेशर अप्लाई कर दिया तो ये ऐसी स्लिप हो जाती है लेयर, ठीक है। वन लेयर ऑफ ग्राफाइट इज कॉल्ड ग्राफीन, और जो एक लेयर होती है ग्राफाइट की, है ना, लेयर स्ट्रक्चर, यानी एक के दूसरे के ऊपर ऐसे लेयर्स रहेंगे, तो जो एक लेयर है उसको क्या बोलते हैं, ग्राफीन, क्या बोलते हैं, ग्राफीन, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने बोला था कि डायमंड में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी डायमंड से पास नहीं होती है, लेकिन सेम कार्बन है दूसरा, जो ग्राफाइट है दूसरा एलोट्रॉप है कार्बन का, एक डायमंड एक ग्राफाइट, बाकी भी रहेंगे। तो ग्राफाइट से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं हम। ग्राफाइट बहुत अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।
तो देखो अभी प्रॉपर्टीज हम देखने वाले ग्राफाइट के। ग्राफाइट नेचर में कौन से ब्लैक, सॉफ्ट, ब्रिटल और स्लीपरी होता है। यानी वो ब्लैक कलर का होता है, सॉफ्ट होता है, देखा होगा आपने लीड सॉफ्ट होता है, ब्रिटल होता है यानी बहुत मतलब थोड़ा सा भी कर दो टूट सकता है, और स्लीपरी होगा, है ना, आप लीड को देख लो थोड़ा सा स्लीपरी टाइप होता है, ये हो गया, ठीक है। इनसाइड ईच लेयर ऑफ ग्राफाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कंटिन्यूअसली विद इन द एंटायर लेयर, दैट इज व्हाई ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये जो लेयर्स होते हैं ना, इसमें ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं क्या हमेशा दौड़ते रहते हैं, और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए ग्राफाइट में बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ग्राफाइट बहुत अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देन ड्यू टू लेयर स्ट्रक्चर ग्राफाइट कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑन द पेपर। हम यूज करते हैं ग्राफाइट को लीड के पेंसिल में यूज करते हैं ना, क्योंकि उसका लेयर स्ट्रक्चर होने की वजह से वो क्या होता है, हम ग्राफाइट को हम राइटिंग के पर्पस भी लेते हैं, ठीक है। और ग्राफाइट का डेंसिटी कितना है, 1.9 to 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी डायमंड से डेंसिटी कम है। डायमंड का था 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और एक ग्राफाइट का 1.9 to 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन फिर भी पानी से ज्यादा है, पानी का 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ग्राफाइट डज नॉट डिजोल्व इन मोस्ट सॉल्वेंट, जैसे डायमंड डिजोल्व नहीं कर रहा था वैसे ही ग्राफाइट भी मैक्सिमम सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं करता है, ठीक है। अब ग्राफाइट का यूज क्या कहाँ पे करते हैं हम, ग्राफाइट लुब्रिकेंट्स बनाने के लिए ग्राफाइट का यूज किया जाता है। जैसे लुब्रिकेंट्स एग्जांपल जैसे ग्रीस वगैरह आपको पता होगा, ऑयल पता होगा, कोई भी दो चीज़ है उनका जो फ्रिक्शन है उसको कम करने के लिए हम लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, है ना। गाड़ी वगैरह में हम ऑयल वगैरह डालते हैं ना, वैसे ही ग्राफाइट हम लुब्रिकेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। ग्राफाइट कार्बन के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस में देखा होगा, ये देखा होगा नहीं, ऐसे प्रोसेस होती है उसमें ऐसे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, ये सब आपने देखा होगा। तो कार्बन जो इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, कार्बन के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो कहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में होता है, देखा ही होगा आपने। तो कार्बन के इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए हम ग्राफाइट का यूज करते हैं, ठीक है। ग्राफाइट यूज फॉर पेंसिल में यूज करते हैं राइटिंग पर्पज के लिए। ग्राफाइट पेंट्स एंड पॉलिश, पेंट्स जो होते हैं जो घर पे हम लगाते हैं ना पेंट्स वगैरह, उसमें भी हम ग्राफाइट यूज करते हैं। पॉलिश जो होते हैं उसमें भी हम ग्राफाइट यूज करते हैं। ग्राफाइट हम आर्क लैम्प्स विच गिव वेरी ब्राइट लाइट, जो लाइट्स वगैरह होते हैं ना जो ब्राइट लाइट देते हैं आर्क लैम्प, उसमें भी ग्राफाइट का यूज किया जाता है। यानी ग्राफाइट की कितने सारे यूजेस है, ठीक है, ये सारे आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। अब ये आता है जैसे कि 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म में, मैंने ऑलरेडी बता दिया डायमंड है, देन ग्राफाइट के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अभी तीसरा जो है वो है फुलरीन। क्या है, फुलरीन। तो फुलरीन भी एक कार्बन का एलोट्रॉप है और वो बहुत कम मिलता है नेचर में, बहुत कम, रेयरली फाउंड इन, बहुत कम नेचर में मिलता है। इट इज फाउंड इन सूट एंड इंटरस्टेलर स्पेस, यानी वो स्पेस में मिलता है, ऊपर उधर मिलता है फुलरीन, ठीक है। और फुलरीन का फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है C60, यानी C60 यानी 60 कार्बन ऐसे, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है फुटबॉल टाइप फुलरीन का, ठीक है। उसका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, बकमिंस्टर फुलरीन। क्या है, बकमिंस्टर फुलरीन, यानी उसमें 60 कार्बन होते हैं। इंटरेस्टिंग है ना। ये जो ऑलोट्रॉप है इसका नाम जो है बकमिंस्टर फुलरीन यानी C60 का आ जाता है उसमें, क्योंकि उसमें 60 कार्बन होता है। ये जो नाम है ना, ये नाम कहाँ से आया है, एक आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था रिचर्ड बकमिंस्टर, इसलिए इसमें बकमिंस्टर है ना, तो रिचर्ड बकमिंस्टर साहब थे, उन रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर, ठीक है, रिचर्ड बकमिंस्टर फुलरीन, इसलिए बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ C60, ये जो C60 का स्ट्रक्चर था वो किसके जैसे दिखता था, जियोडिजाइक डोम, उन्होंने इसी टाइप के डोम बनाए हुए थे, उसके जैसे ही इसका स्ट्रक्चर दिख रहा था C60 का। तो उस डोम के नाम से, डोम किसने बनाया, डोम बनाया ये अपने रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर साहब ने, तो उन्हीं के नाम से फिर इसको C60 को बकमिंस्टर फुलरीन नाम दे दिया, ठीक है। अभी कोई मतलब इम्पोर्टेंट, मतलब है इम्पोर्टेंट ऐसे, मतलब उनके नाम से यदि उसको बोला जाता तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है, याद रखना है आपको। बकमिंस्टर फुलरीन जो नाम है ये भाई साहब के नाम से दे दिया। देन हैरोल्ड क्रोटो, रॉबर्ट कर्ल, रिचर्ड स्मैली वेर गिवन द नोबेल प्राइज इन द केमिस्ट्री 1996 फॉर द डिस्कवरी ऑफ दिस कार्बन एलोट्रॉप फुलरीन C60। तो ये जो थे हैरोल्ड क्रोटो, रॉबर्ट कर्ल और रिचर्ड स्मैले, ये 3 लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है केमिस्ट्री का 1996 में। किस लिए, ये जो C60 इसका उन्होंने तीनों ने डिस्कवरी किया था, ठीक है। हैरोल्ड क्रोटो, रॉबर्ट कर्ल और रिचर्ड स्मैली 1996 का उनको नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज यानी सबसे बड़ा जो होता है ना, वो अवार्ड होता है, तो उसको नोबेल प्राइज कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उन्होंने ये C60 का डिस्कवरी किया था इन 3 लोगों ने।
C60 यानी 60 कार्बन, 70 कार्बन वाला भी ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, 76 कार्बन वाला भी बनता है, 82 वाला भी बनता है, 86 वाला भी बनता है। ये सारे दूसरे एग्जाम्पल है फुलरिन के, ठीक है। देयर मॉलिक्यूल्स ऑकर इन स्मॉल नंबर्स इन सोड, ठीक है, वो कोई बात ये नहीं। तो इतने मतलब ये फुलरिन के अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं फुलरिन की कुछ प्रॉपर्टीज। मॉलिक्यूल्स ऑफ फुलरिन आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बकीबल्स एंड बकी ट्यूब्स। तो बकीबॉल्स यानी यही ऐसे फॉर्म में होते हैं, यही ट्यूब के फॉर्म में भी वो होते हैं, ठीक है। तो उसको वही बोला जाता है। तो उनकी प्रॉपर्टीज में आ जाएगा कि जो मॉलिक्यूल्स है फुलरिन के वो बकी बॉल्स और बकी ट्यूब्स के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 30 to 900 कार्बन एटम्स होते हैं एक फुलरिन के मॉलिक्यूल में, ठीक है। जैसे हमने ये C60 यानी कि आप देखा यहाँ पे 60 कार्बन है, C70 यानी यहाँ पे 70 कार्बन है, C76 यानी 76 कार्बन, 82 यानी 82। तो वैसे उन्होंने बोला है कि फुलरिन में 30 से 900 तक कार्बन रह सकते एक मॉलिक्यूल में। ये एक ही मॉलिक्यूल की बात हो रही है और ये स्ट्रक्चर भी एक ही मॉलिक्यूल का है, ठीक है। उसके बाद फुलरिन आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोबेंजीन। जैसे कि हमने देखा था डायमंड किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं हो रहा है, ना ही ग्राफाइट मैक्सिमम में डिजोल्व ही नहीं हो रहा है। लेकिन जो फुलरिन है वो कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड, क्या नाम है, कार्बन डाइसल्फाइड, क्या नाम है, कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोबेंजीन, इन दोनों में वो क्या करता है, डिजोल्व हो जाता है। अब फुलरिन के कुछ यूजेस है क्या, हाँ, वो एज एन इंसुलेटर भी यूज करती है। इंसुलेटर यानी ऑफकोर्स इससे भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, बस ग्राफाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो ये भी एज ए इंसुलेटर। जैसे इंसुलेटर क्या होता है, जैसे आपने आपके घर के अंदर वायरिंग देखी होगी, है ना, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो, लेकिन ऊपर का जो प्लास्टिक जो होता है ना, वो इंसुलेटर होता है ना, उसको टच करोगे आप तो आप अंदर से नहीं, क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है ना, लेकिन बाहर से आप टच करोगे तो आपको करंट लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि वो इंसुलेटर है, उसमें से करंट पास ही नहीं होगा। तो वैसे ही फुलरिन का भी यूज किया जाता है इंसुलेटर बनाने के लिए। फुलरिन आप वाटर प्यूरिफिकेशन में एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने का काम कैटलिस्ट करता है ना। तो वाटर प्यूरिफिकेशन की जो प्रोसेस है, वाटर को और अच्छा बनाने, मतलब पीने लायक बनाने की जो प्रोसेस है, उसको वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कहा जाता है। उसमें फुलरिन एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, क्योंकि उसमें फुलरिन डालेंगे तो जल्दी वाटर प्यूरिफाई हो जाता है, ठीक है। एट अ सर्टन टेम्परेचर फुलरिन एग्जिबिट सुपर कंडक्टिविटी, यानी बहुत ज़्यादा कंडक्टिविटी हो जाती है एक सर्टन टेम्परेचर लेने के बाद, है ना। नॉर्मली वो इंसुलेटर है, लेकिन एक टेम्परेचर ऊपर लेने के बाद फुलरिन में सुपर कंडक्टिविटी आ जाती है, यानी वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी क्रिस्टलाइन वाली फॉर्म। अभी हम देखने वाले हैं नॉन क्रिस्टलाइन, और उसी को कहा जाता है एमॉर्फस फॉर्म। क्या कहा जाता है, एमॉर्फस फॉर्म। दो फॉर्म होते हैं, है ना, हमने देखा था अलेट्रॉप्स के, एक होते क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक होता है एमॉर्फस फॉर्म। उसमें से क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमने तीन लोगों को देख लिया था, एक था डायमंड, एक था ग्राफाइट, एक था फुलरिन। तीनों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अभी एक मतलब वो थी क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं नॉन क्रिस्टलाइन, उन्हीं को क्या कहा जाता है, एमॉर्फस फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम हाइड्रोकार्बन भी देखने वाले हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाले मतलब उसके बारे में पढ़ लेंगे। देन हमने फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बायोगैस प्लांट के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। सारा कंटेंट हम एक ही वीडियो में यहाँ पे कंप्लीट आपको देने वाले हैं। तो चलो अभी हम देख लेते हैं थोड़ा नॉन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस फॉर्म क्या होता है, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले भी मैंने बताया था कि एमॉर्फस फॉर्म में जो होता है ना, कार्बन जो होता है ना, वो रेगुलर इसमें नहीं होते, नॉट रेगुलर फॉर्म में। यहाँ पे मैंने बताया था आपको, है ना। देखो रेगुलर है क्या, एमॉर्फस फॉर्म में नहीं, लेकिन क्रिस्टलाइन में रेगुलर फॉर्म में कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। जैसे कोल है, कोयला, चारकोल, कोक, ये सारे क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में कार्बन के, क्या है, सारे के सारे नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठीक है। तो याद रखना, जैसे कि डायमंड, ग्राफाइट, फुलरिन, ये क्या थी, क्रिस्टलाइन फॉर्म थे, वैसे ही कोल, चारकोल, कोक, ये क्या, ये नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन के, ठीक है भैया। अभी कोल के बारे में सबसे पहले पढ़ लेंगे, जो कि नॉन क्रिस्टलाइन है, अमॉर्फस फॉर्म में कार्बन का। कोल क्या, एक फॉसिल फ्यूल है, कोल से हमें एनर्जी मिलती है ना। तो कोल क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। उसमें क्या है, कार्बन होता है, कोल में हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन भी होता है। कोल में क्या क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। कार्बन में और चीजें होती है, कोल में और चीजें भी होती है, नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, सल्फर भी होता है, इतना सब कुछ होता है आपके कोल में, और वो सॉलिड स्टेट में होता है। कोल कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। और उसके कोल के 4 टाइप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। कोल के कौन कौन से 4 टाइप है, एक होता है पीट, एक है लिग्नाइट, एक है बिटुमिनस कोल, एक है एंथ्रासाइट। कौन कौन से, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल, एंथ्रासाइट। कोल के 4 टाइप है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल और एंथ्रासाइट। अभी उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। जो पीट है ना, वो फॉर्मेशन ऑफ पीट इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल। कोल का सबसे मतलब
पहला स्टेप जो है, मतलब कोल, मतलब सबसे घटिया कोल बोल सकते हैं, वो होता है पीट। क्योंकि अभी अभी कोल बनना स्टार्ट हुआ है तो घटिया बनेगा, है ना, और आगे आगे जैसे जाएगा वो अच्छा अच्छा बनते जाता है। तो पीट थोड़ा सा बोल सकते घटिया है कोल होता है, खराब कोल होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है कोल का फॉर्मेशन का। इसमें बहुत ज़्यादा वाटर होता है और लेस देन 60% कार्बन होता है। कार्बन का जितना परसेंटेज कम रहेगा ना, उतना वो कोल लो क्वालिटी का होता है, ठीक है। तो इसमें 60% से कम कार्बन होने की वजह से पीट क्या है, थोड़ा लो क्वालिटी का कोल है, ठीक है। देयरफॉर नॉट मच इट कैन बी ऑप्टेड, क्योंकि जितना कम कोल उतना उससे हीट कम मिलेगा, और जितना कम हीट यानी उतना वो लो क्वालिटी का हो गया, ठीक है। तो पीट में आपको याद रखना है कि 60% से कम कार्बन होता है, ये ऐसे ये पीट है, ठीक है। देन होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट मतलब पीट में और ट्रांसफर होने के बाद, पीट और अच्छा होने के बाद वो किस में कन्वर्ट होता है, लिग्नाइट। लिग्नाइट और अच्छा होने के बाद बिटुमिनस कोल में, और बिटुमिनस कोल और अच्छा होने के बाद एंथ्रासाइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिटुमिनस हो गया ना, मतलब ये कैसे, जैसे पीट को आप नहीं क्या करोगे, आप अर्थ में ही रखने दोगे, अर्थ में ही रहेगा पीट, उसको आप निकालोगे नहीं, तो और सालों के बाद उसमें प्रेशर आता जाएगा, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर रहेगा अर्थ में, उसके वजह से क्या होगा, उसमें और कार्बन का मात्रा बढ़ेगा, तो 60 to 70% कार्बन बनेगा, और फिर वो लिग्नाइट के फॉर्म में पीट ट्रांसफर हो जाएगा। फिर पीट ट्रांसफर हो गया लिग्नाइट में, लिग्नाइट ट्रांसफर हो गया बिटुमिनस में। बिटुमिनस कोल नहीं क्या थर्ड स्टेप है कोल का फॉर्मेशन का, उसमें 70 to 90% कार्बन होता है किसमें, बिटुमिनस में। और एंथ्रासाइड सबसे प्योर फॉर्म है कोल का। एंथ्रासाइड जो है ना वो क्या है, सबसे प्योर फॉर्म है कोल का सबसे प्योर फॉर्म कौन सा है, एंथ्रासाइड। उसमें कितना है, 95% कार्बन होता है एंथ्रासाइड में, 95% कार्बन, यानी सबसे प्योर फॉर्म, ठीक है। सबसे लो क्वालिटी का कोल कौन सा है, पीट है, लेकिन सबसे प्योर फॉर्म कौन सा है आपका, ये एंथ्रासाइड है। अभी उसके बाद कोल हमने देख लिया, कोल ये फर्स्ट नॉन क्रिस्टलाइन या अमरफस फॉर्म में कार्बन का। उसके बाद होता है चारकोल, कौन सा, चारकोल। चारकोल दैट इज मेड फ्रॉम एनिमल, इज मेड फ्रॉम देयर बोन्स, हॉर्न्स। जो चारकोल आपको एनिमल से मिलता है वो उनके क्या, बोन से, हड्डियों से, या उनके हॉर्न्स से वो बना होता है। हॉर्न्स पता है ना आपको, सिर पे होते हैं हॉर्न्स, तो हॉर्न्स से वो बना होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द चारकोल मेड फ्रॉम प्लांट्स इज फॉर्म बाय कंबशन ऑफ वुड इन एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। यानी जो चारकोल आपको वुड से मिलता है, उसको कैसे बनाते हैं, वुड को लेते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको कंबशन यानी उसको जलाते हैं, लेकिन वहाँ पे एयर कम रहेगा, कम एयर में उसको जलाते हैं, तब वो चारकोल बनता है ना। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर यानी कम एयर में यदि आप चारकोल को जला दोगे, वुड को जला दोगे, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, चारकोल में, ठीक है। अभी यूज क्या है कोल का, कोल को हम यूज करते हैं फैक्ट्रीज या होम्स में, पता ही होगा आपको, कोयले को यूज करते हैं ना फैक्ट्रीज या होम्स में, ठीक है। कोल को हम कोक बनाने में, या कोल गैस बनाने में, या कोल तार बनाने में, या कोल तार यानी डांबर जो होता है ना उसको कोल तार बोलते हैं। तो कोक बनाने में, कोल गैस बनाने में, कोल तार बनाने में हम कोल का उपयोग करते हैं, है ना। कोल ही तो वर्ड है उसमें, तो उसका कोल का ही उपयोग करेंगे ना, उसमें कोल का ही तो यूज करेंगे। कोल इज यूज इन द थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, उसमें क्या होता है, एक्चुअली पानी लेते हैं, ठीक है, पानी को गर्म करते हैं, तो वो गर्म करके तो वो क्या करेगा, वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, है ना। तो वो गैस बनेगी पानी की, है ना, स्टीम बनेगी। तो फिर उस स्टीम से क्या होता है, वहाँ पे नहीं क्या ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट, उस स्टीम से क्या होता है, वहाँ पे नहीं क्या कुछ टरबाइन होते हैं, ठीक है। वो टरबाइन उस स्टीम की वजह से क्या होता है, घूमते हैं, और उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो पानी को जो गर्म करना होता है ना, मेन तो चीज़ है, पानी को गर्म करो, गर्म करने के लिए एनर्जी लगेगी, तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो एनर्जी आती है कोल से, कोयला से, ठीक है। तो इसलिए कोल का उपयोग किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में, क्योंकि उसमें पानी का भी उपयोग किया जाता है और कोल का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो कोल को हम, यदि हमें थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है, कैसे जनरेट होती है, उस पर्टिकुलर पानी को गर्म करो, फिर पानी का क्या हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो स्टीम रहेगी वो उस टरबाइन को नहीं क्या घुमाती है, ठीक है। तो वो स्टीम वो टरबाइन को घुमाते, तो लेकिन पानी का स्टीम बनने के लिए कोई ना कोई लगेगा ना, तो वो कौन लगता है, कोल लगता है, कोयला लगता है, तो कोल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, यूज किया जाता है। देन उसके बाद हम देखने वाले हैं थर्ड जो है एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। जैसे कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमने देखा था डायमंड, ग्राफाइट, फ्लोरीन, वैसे ही एमॉर्फस फॉर्म जो है कार्बन के, उसमें अभी तक हमने देख लिया है अपना कोल, उसके बाद देख लिया हमने चारकोल, और थर्ड फॉर्म हम देखने वाले हैं कोक। कौन सा, कोक। तो जो प्योर कोल है, प्योर कोल दैट रिमेन्स व्हेन कोल गैस हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम कोल इज कॉल्ड कोक,
ठीक है। तो जो प्योर कोल है उसमें से भैया कोल गैस को भी निकाल दो, तो बाद में जो बचा रहेगा उसको बोलते हैं कोक। यानी कोक बनता है आपका कोल से ही बनता है, लेकिन कोल में से गैस को निकाल दो बाहर, कोल गैस को भी निकाल दो। प्योर, पहले तो प्योर कोल ले लो आप, प्योर वाला, ठीक है। उसमें से आप गैस को भी निकाल दो बाहर, तो आपको क्या मिलेगा, कोक मिलेगा। अब कोक की यूजेस क्या है, डोमेस्टिक, घर पे हम कोक का यूज करते हैं डोमेस्टिक फ्यूल में, ठीक है। कोक को रिड्यूसिंग एजेंट भी, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट में हम यूज कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट यानी क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन में वो चीज वो क्या करते हैं, सामने वाले को रिड्यूस कर देती है, ठीक है। जैसे देखो मतलब रिड्यूसिंग करती है, मतलब जैसे कि उसमें से ऑक्सीजन को निकाल मतलब कि किसी कोई भी चीज है ना, उसमें से ऑक्सीजन यदि निकल जाए तो उसका वो उसको बोलते हैं उसका रिडक्शन हो गया। उसमें ऑक्सीजन आ गया तो उसको बोलते हैं उसको ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे ये देखो कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन आ गया ना, तो ये क्या हो गया, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि कार्बन को ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन कार्बन ऑक्साइड से उसका ऑक्सीजन निकाल दिया ना, तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। तो रिड्यूसिंग एजेंट यानी क्या होते हैं, वो किसी भी चीज का क्या करते हैं, उसका रिडक्शन करते हैं, इसलिए उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। तो जो आपका जो ये है कोक, वो क्या है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ये आपको याद रखना है कि जो कोक होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है। और कोक कहाँ कहाँ पे और यूज किया जाता है, वाटर गैस जो होता है ना उसके प्रोडक्शन में कोक को यूज किया जाता है। क्या वाटर गैस होता है, वाटर गैस यानी कुछ नहीं, CO प्लस H2, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो CO प्लस H2 ये वाटर गैस का फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है आपको। तो ये वाटर गैस है, उसका यदि आपको बनाना है, उसका प्रोडक्शन करना है, तो आप क्या यूज करोगे, कोक यूज करेंगे। देन प्रोड्यूसर गैस है, प्रोड्यूसर गैस यानी क्या, CO प्लस H2 प्लस CO2 प्लस N2, यानी CO प्लस H2 तो यही से है, वाटर गैस में जो था वही है, CO प्लस H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाल दो तो क्या बन जाएगा, प्रोड्यूसर गैस। ये होते हैं, डिटेल में हम आगे वाली जो क्लासेस रहेंगे वहां पे पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे बस इतना याद रखना है, जो वाटर गैस होता है और जो प्रोड्यूसर गैस होता है उसको बनाने में हमें कोक यूज करते हैं। तो डोमेस्टिक फ्यूल में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी कोक को हम यूज करते हैं, और वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस का जो है उसमें उसको बनाने के लिए भी हम कोक का यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही आपको बहुत मजा आने वाला है। देखो, along with carbon the element hydrogen is also included in most organic compound। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड ये नाम पहले अभी सुन लिया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो होता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी आता है। क्या होता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी आता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ बहुत बार हाइड्रोजन भी आता है, ठीक है। द कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ओनली कार्बन और हाइड्रोजन है, बस कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे CH4 मीथेन है ना, यहाँ पे भी देख लीजिए आप, ये जो है ये इथेन, एक मिनट, ये इथीन है ना, ये प्रोपेन। देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, बस कार्बन और हाइड्रोजन है, उसको क्या बोलते हैं, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोला जाता है, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसको बोला जाता है, जिसमें ओनली कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है, और उन्हीं को हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उन्हीं को हाइड्रोकार्बन्स। क्या, हाइड्रोकार्बन्स। समझ में आ गया आपको। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें ओनली कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कार्बन का, 2,4 हमने ऑलरेडी करके रखा था। इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा बताता हूं, यानी आपको बहुत आसानी से आगे का समझ में आ जाएगा। जैसे बीच में न्यूक्लियस होता है, ये बताया था मैंने। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सबसे लास्ट वाले इसमें और 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो, अलग कलर में ले लेते, ये 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, और ये जो सेकेंड ऑर्बिट है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। इसी की वजह से उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। क्या होता है, 2,4, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और ये वाले ऑर्बिट में 4। देखो, ये जो सेकेंड ऑर्बिट है ना, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। यदि इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो इसका क्या हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अभी यानी इसको और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसके सेकेंड ऑर्बिट में, आउटरमोस्ट ऑर्बिट इसका जो है ना, ये सेकेंड ऑर्बिट, उसमें उसको और 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं
तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। फिर इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट हो जाएगा, यानी इसका फिर क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। और ये 2,8 किसका है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, ये नियॉन का है। किसका है, नियॉन का है, जो कि एक इनर्ट गैस होता है। तो इसको और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो कार्बन है ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। कैसे करता है, क्या करता है, मैं अभी आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। ये क्या करता है, ये सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता नहीं है, ये उसके साथ शेयर करता है। शेयर करता है यानी खुद भी उसका यूज करेगा और सामने वाला जो बंदा है उसको भी अपना भी इलेक्ट्रॉन उसको शेयर करने के लिए दे देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं शेयरिंग। अभी हम डिटेल में करेंगे कैसे क्या होता है। सिर्फ ले नहीं लेता, जब ये सिर्फ लेता, यदि मतलब शेयरिंग नहीं करता, तो एक बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तब आयोनिक बॉन्ड तैयार होता है यदि सिर्फ ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता तो। लेकिन ये कर रहा है शेयरिंग, और इसी शेयरिंग की वजह से यहां पे बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड तैयार होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड होता है, क्यों, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है। चलो अभी इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का 2,4 है, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ कार्बन, इट्स ऑक्टेट बिकम्स कंप्लीट एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स स्टेबल लाइक दैट ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस नियॉन। मैंने वही तो बोला था, आसान भाषा में आपको समझाया ना अभी। मैंने क्या बोला, यदि उसके पास और 4 इलेक्ट्रॉन यदि इधर आ जाते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2,8 बनेगा, जो कि नियॉन के जैसा है। नियॉन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 है, और नियॉन एक इनर्ट गैस है। यही होता है कभी भी किसी भी जो एलिमेंट होता है उसको मतलब इलेक्ट्रॉन लेके और उसको या इलेक्ट्रॉन दे के उसको उसके नियरेस्ट जो भी इनर्ट गैस रहेगा उसके जैसे उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा चाहिए होता है, ठीक है। तो यानी इसकी कितने 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कितने 4। तो इसलिए इसका कार्बन का वैलेंसी हमेशा याद रखना, कार्बन का वैलेंसी कितना है, 4 है। क्या है कार्बन का वैलेंसी, 4, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कार्बन की वैलेंसी 4 है। हाउएवर दिस ऑकर्स बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन रादर देन अ गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या बोला था, कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। ये शेयरिंग वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, गिव एंड टेक नहीं करेगा, यानी सिर्फ लेगा नहीं या सिर्फ देगा नहीं, वो शेयरिंग करेगा। और इसी की वजह से इन अदर वर्ड्स कार्बन एटम कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड। जब भी शेयरिंग ये जो वर्ड है ये आएगा तब कौन सा बॉन्ड तैयार होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड। जब भी शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की तब बॉन्ड फॉर्म होगा, वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम्स और अदर डिफरेंट एलिमेंट। एक तो कार्बन कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, या दूसरा एलिमेंट जैसे CH4 में। देखो यहां पे आपको और डिटेल में शेयरिंग कैसी होती क्या होती ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये कार्बन है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा समझाता हूं कार्बन के। ये देखो मैं सिर्फ यहाँ पे 4 नहीं कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट वाले यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं आपको। ये जो है ना, ये है, ये वाला, ये वाला और ये वाला इधर, यानी आउटरमोस्ट ऑर्बिट वाले मैंने इलेक्ट्रॉन आपको दिखाए। हाइड्रोजन का भी यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो हाइड्रोजन का एक ही एटॉमिक नंबर होता है, यानी उसके पास एक ही क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसका कैसा रहेगा ये स्ट्रक्चर, ये रहेगा, चलिए इसको भी रेड कलर में ले लेते हैं। ये रहेगा बीच में न्यूक्लियस और ये फर्स्ट ऑर्बिट रहेगा, और फर्स्ट ऑर्बिट में एक उसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब ये फर्स्ट ऑर्बिट होने की वजह से क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट में जैसे कि 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो इसको बस एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। किसके पास, हाइड्रोजन के पास। अब ये हाइड्रोजन क्या करता है, इधर आता है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या करेगा, इधर आएगा और वो उसके इसके साथ कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ये वाला हाइड्रोजन का है, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, और ये वाला कार्बन का है। तो अभी क्या करता है कार्बन बोलता है कि मेरे को भी ये इलेक्ट्रॉन दे दे और तू भी मेरा दोनों, मतलब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है हम दोनों यूज कर लेंगे। अभी देखो हाइड्रोजन का, सिर्फ हाइड्रोजन पे कॉन्सेंट्रेट करो। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन का तो एकदम मतलब सही हो गया, उसको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, यानी उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था ना, तब इसका 2 इलेक्ट्रॉन बन जाता, तो हाइड्रोजन के पास तो आ गए। लेकिन कार्बन के पास अभी भी देखो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो और 3 हाइड्रोजन को बुला लेगा, ठीक है। क्या करेगा,
और 3 हाइड्रोजन को बुला लेगा। देखो यहाँ पे अभी इस हाइड्रोजन के पास भी दो है, इस हाइड्रोजन के पास भी 2, इस हाइड्रोजन के पास भी 2, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 है। और ये कार्बन के पास, कार्बन वाला पार्ट देख लो आप, ये वाला कार्बन वाला पार्ट है, ये 2 4 6 8, समझ में आ रहा है। देखो कार्बन वाला पार्ट, इसको रेड कलर से करते हैं। कार्बन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन, देख लो 2 है ना, 2 2 4 6 8, यानी कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन आए। और यहाँ पे शेयरिंग हो रही है क्योंकि यही 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास भी और यही 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास भी ना, समझ में आ गया। यही 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी पास है, तो ये क्या हो गया, ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यानी ये स्टेबल हो गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यानी ये स्टेबल हो गया, इसके पास भी ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी ये स्टेबल हो गया, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन तो ये भी स्टेबल हो गया। और रही बात कार्बन की, तो कार्बन के पास भी तो 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन है ना, और बाहर यदि ये सेकेंड वाले ऑर्बिट में यदि 8 इलेक्ट्रॉन तो वो भी स्टेबल हो गया। यानी ये होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन हमेशा दूसरे कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ या कोई भी अदर एलिमेंट के साथ शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन का, और जब भी शेयरिंग वर्ड आएगा तब बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये चीजें मेरे को लगता है आपको समझ में आ गई, ठीक है। व्हेन कार्बन एटम शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन ईच विथ 4 हाइड्रोजन एटम, यानी कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है ना, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ वो शेयर करता है। और फिर 4 CH बॉन्ड, देखो इसको क्या बोलते हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है ना, यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, यही है, ठीक है। जैसे ये 2 शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड बन गया, ये ने के 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से इधर एक बॉन्ड बन गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से इधर एक बॉन्ड बन गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से इधर एक बॉन्ड बन गया। यानी यहाँ पे क्या करेगा, कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे 4 बॉन्ड बन रहे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो है 4 CH बॉन्ड बन गए ना यहाँ पे, और ये जो है ये देखो C और कितने हाइड्रोजन है 4, यानी ये होता है आपका CH4, ठीक है। C कहाँ का, ये बीच वाला, और 4 हाइड्रोजन होने के बाद उनकी वजह से H4, तो ये बनेगा CH4। और CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन, क्या बोलते हैं, मीथेन, ठीक है। CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन। तो ऐसे ही कार्बन जैसे 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल अपने बॉन्ड बनाएगा, 4 हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो CH4 बनता है, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ दिक्कत वाली बात है ही नहीं। CH4 याद रखो, CH4 यानी क्या होता है, मीथेन होता है, ठीक है। चलो अभी कोवेलेंट बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड अभी फिलहाल नहीं, तो अभी हम कॉन्सेंट्रेट पूरा करते हैं अपने कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड्स है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, याद रखना है। कोवेलेंट कंपाउंड का क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जनरली दे आर इनसोल्युबल इन वाटर, यानी वो पानी में सोल्यूबल नहीं होते, यानी पानी में वो मिक्स नहीं होते। क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो पानी में मिक्स नहीं होंगे, यानी जहां पे भी कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा वो पानी में मिक्स नहीं होगा, लेकिन हाँ वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बिल्कुल सोल्यूबल रहेंगे। क्या होता है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जहां पे भी मिलेगा उसको, उसमें वो घुल जाएगा। जैसे शक्कर है पानी में डाल दो घुल जाती है, वैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड यदि आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालो वो वहां पे घुल जाते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कोवेलेंट बॉन्ड वाले जो भी कंपाउंड आपके पास रहेंगे वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होंगे, यानी उसमें से ना हीट पास होगी ना इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ठीक है। वो क्या है, वो पुअर कंडक्टर है किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। देन ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो हमने देख लिया, इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल बोलते हैं इसको, ये डॉट डॉट वाला इलेक्ट्रॉन वाला जो होता है उसको इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल कहा जाता है, और इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। ये क्या है, मीथेन है, CH4, यानी हमेशा याद रखना जब भी इसके बाद CH4 दिखाई देगा समझ लेना वो क्या है, मीथेन, ठीक है। बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं। अब क्या होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हम क्या पढ़ रहे, टोटल हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे, उसमें अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, क्या देखेंगे हम, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। देखो कार्बन एटम एग्जिबिट्स अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। इट कैन फॉर्म अ चेन ऑफ कार्बन एटम्स बाय फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम। कार्बन की एक बहुत बढ़िया खासियत है, वो क्या करता है, इसको भी मिटा देता हूं, वो क्या करता है, दूसरे कार्बन के साथ कार्बन 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 ऐसे वो चेन बना लेता है। समझ में आ रहा है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, बहुत कम एलिमेंट में दिखाई देता है ये, तो ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाता रहता है, ये कार्बन की खासियत है, ठीक है। तो ये कार्बन में है, ठीक है।
तो ये चेन बनाता है वगैरह, कोवेलेंट बॉन्ड। हमेशा कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कभी भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, दूसरे कार्बन एटम के साथ। द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। क्या है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका मैं आपको बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं, दिमाग में जाने वाला है पूरा। जहां पे क्या होता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है दो कार्बन एटम के अंदर, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कि इथेन। लेकिन यहां पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, यहां पे भी कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं वो डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इथेन का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूं, तब आपको समझ में आ गया इथेन क्या होता है। देखो इथेन का फॉर्मूला क्या लिखा है यहाँ पे, C2H6, और यहाँ पे भी CH3-CH3 बोला गया है। उसको मैं थोड़ा डिटेल में और बताता हूँ आपको। क्या होता है, कार्बन होता है और एक दूसरा कार्बन, और ये 3 हाइड्रोजन इधर लिखे होते हैं, और ये 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो ये हो गया ना, ये CH3 हो गया, 3 हाइड्रोजन की वजह से क्या हो गया, ये CH3 है ना, और ये भी CH3 हो गया, ठीक है। इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे CH3, और दोनों के अंदर क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है ना। तो ये सिंगल बॉन्ड उधर लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया। तो ये 2 कार्बन के अंदर ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये कौन सा बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे एक ही बॉन्ड होने की वजह से, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर आप बोलोगे सर ये सिंगल बॉन्ड, तो यानी समझ में आ गया भैया, एक लाइन है, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। फिर ये डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये भी तो बताओ। सब बताऊंगा, ठीक है। तो बस आपको ये हमेशा याद रखना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इथेन का मैंने बता दिया। अभी प्रोपेन का भी सेम होता है, प्रोपेन का भी बता दूं क्या, एक स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं प्रोपेन का भी, क्योंकि देखो ऐसे पढ़ो ना पूरा बेसिक के साथ, फिर आपको मजा आएगा पढ़ने में भी। प्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, C यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे H, यानी ये CH3, ये CH2 और ये CH3, ठीक है। यही ना, देखो CH3 CH2 CH3, ठीक है। प्रोपेन में भी देखो कार्बन कार्बन के अंदर कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है। फिर इस कार्बन के अंदर कौन सा है, सिंगल बॉन्ड, यानी ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहीं पे यदि मैं ऐसा कुछ लिख देता डबल बॉन्ड, यदि होता डबल बॉन्ड होता तो ये क्या हो जाता अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये क्या बन गया, ये भी क्या हो गया, ये भी सैचुरेटेड, प्रोपेन भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इथेन भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सम हाइड्रोकार्बन्स हैव मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है कि कार्बन एटम वाले बॉन्ड की ही बात हो रही है। तो 2 कार्बन एटम में यदि मल्टीपल यदि है बॉन्ड, यानी एक से ज्यादा बॉन्ड है, तो क्या होता है, मल्टीपल कैन बी, वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। डबल बॉन्ड यानी 2 लाइन रहेगी अंदर, ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 लाइन रहेगी 2 कार्बन के अंदर। तब क्या है, हाइड्रोकार्बन हैविंग एटलीस्ट 1 मल्टीपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कार्बन कार्बन में एक तो डबल बॉन्ड रहेगा, यदि या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो वो क्या हो जाते हैं, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इथीन देख लो, कौन सा वाला, हम अब देखने वाले इथीन कैसे होता है, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी खत्म भी करना है। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, और यहाँ पे H2, क्या है, यहाँ पे H2, देख लो, यही तो है ना, यही तो है। क्या है, किधर गया, हाँ, H2C डबल बॉन्ड CH2, यानी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड की वजह से इसको बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देन इथाइन क्या होता है, इथाइन में तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के अंदर एक हाइड्रोजन होता है, ऊपर लिख दो, इधर किधर भी आपके हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस ये याद रखो कि कार्बन कार्बन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये इथाइन का स्ट्रक्चर है, ट्रिपल बॉन्ड यानी वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है। देन उसी की तरह ये प्रोपीन कैसे होता है, प्रोपीन का भी बता देता हूँ, सबका ही बता देता हूँ वो भी, है ना। इतना C के लिए हो तो ये देखो, यहाँ पे होता है ये हाइड्रोजन, देन उसके बाद ये C, और इसके बाद ये डबल बॉन्ड होता है, देन हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना 1 2 3, तो एक ही हाइड्रोजन की जरूरत है ना, तो 4। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है प्रोपीन का। किसका होता है,
किसका स्ट्रक्चर ये है प्रोपीन का। किसका है? प्रोपीन का। तो डबल बॉन्ड आ गया ना कार्बन कार्बन के अंदर, यानी ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब प्रोपाइन में भी देखो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, यानी अनसैचुरेटेड। तो ये सिंपल है, सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के अंदर, अनसैचुरेटेड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के अंदर। बस इतना सिंपल है, कुछ भी उसमें टेंशन लेने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलो फिर अगले पॉइंट पे फटाफट चल जाते हैं। अभी एक सिंपल रिएक्शन होती है कार्बन और ऑक्सीजन की। जब भी कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है ना, तो सिंपल एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा आपने। जब भी आप बोलते हैं ना कि वह सांस छोड़ते हैं आप तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वगैरह वगैरह, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी नहीं होती वगैरह। ठीक है ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, इधर वही किया है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, इस रिएक्शन में। और ये दूसरा जो इधर रिएक्शन किया है वो क्या किया है? एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, यानी उसके वो रिएक्शन होता है। उसमें क्या किया है इन्होंने एक लाइम वाटर लिया है। लाइम वाटर का कलर पहले से कलरलेस होता है, पानी जैसा होता है लाइम वाटर, और उसमें क्या किया इन्होंने फूंक मारी है, हवा फूंक मारी। और हमें पता है हम फूंक मारते हैं तो हमारे अंदर से कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो इसे लाइम वाटर में क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर दिया। फिर ये लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना के एक ऐसे व्हाइट एक बना देता है, वो लिक्विड को पूरा व्हाइट कर देता है। और यदि लिक्विड व्हाइट बन गया यानी लाइम वाटर, यदि नहीं कि उसमें कुछ गैस एक मिक्स होने की वजह से वो यदि व्हाइट कलर का बन गया, यानी समझ लेना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो एक्चुअली ये वाला टेस्ट क्या है ना, ये बस इसके लिए होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पे है क्या नहीं, उसको चेक करने के लिए ये वाला टेस्ट करते, वो जगह पे लाइम वाटर डाल देते। यदि वो व्हाइट कलर का बन गया वो सोल्यूशन, तो समझ लेने का वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। इतना सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो अभी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। तो हमेशा याद रखना है आपको, जब भी CO2 नजर आए तो समझ लेना वो क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इतना इजी। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का 44, मेल्टिंग पॉइंट 56.6। तो ये मॉलिक्यूलर मास आपको याद रखना है। ठीक है, इसको याद भी रखने का मतलब मैं सिंपल एक चीज बता देता हूँ, कुछ भी ऐसे डिफिकल्ट नहीं है। कंसेप्ट यदि है ना तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, देखो कार्बन का जो है एटॉमिक मास हमने देख लिया था, उसके एटम का मास क्या होता है? 12 होता है। कितना होता है? कार्बन का 12 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16। कितना होता है? एक ऑक्सीजन का 16। लेकिन यहाँ पे आपको O2 से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यानी ये और 16 हो गए। ठीक है, दोनों ऑक्सीजन के 16, एक कार्बन का 12। तो 16 + 16 32 + 12 कितना आ गया टोटल? 44। यही तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, समझ में आ गया क्या किया मैंने? सबका कार्बन का और 2 ऑक्सीजन का, तीनों का एटॉमिक मास मैंने ऐड कर दिया तो मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट 56.6। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर्स इन द एयर इन फ्री स्टेट टू द एक्सटेंट ऑफ 0.03%। यदि आप एयर में देखोगे तो आपको 0.03% हमेशा क्या मिलेगा? कार्बन मिलेगा। ठीक है, एक्सेल्ड एयर कंटेन्स अबाउट 4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो हम नाक में से ऐसे हवा बाहर निकालते तो उसमें कितना? 4% कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट एज अ सॉल्ट इन चॉक। चॉक जो होता है ना, चॉक मतलब अभी तो यूज नहीं करते, लेकिन पहले टीचर यूज किया करते थे, कभी कोई स्कूल में अभी भी करते होंगे। लेकिन वो चॉक जो होता है उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, लेकिन सॉल्ट के फॉर्म में होता है। ठीक है, चॉक में। और ये शाबा टाइल्स, ये टाइल्स की एक टाइप है। टाइल्स नहीं, क्या टाइल्स होते हैं अपने घर में, शाबा टाइल्स, देन मार्बल वाली, लाइमस्टोन, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, CO2 इज गिवन आउट इन द कंबशन ऑफ वुड एंड फॉसिल फ्यूल कोल, यानी हम वुड जो होता है लकड़ी, उसका यदि हम जला दें तो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। देन फॉसिल फ्यूल की जो कोल होता है ना, कोयला, उसको भी जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, अभी चलो करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे भी एक उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बताया गया, मेरे ख्याल से ये तो स्कूल में कराते हो गया आपको एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं ज़्यादा, कोई ये बड़ी बात नहीं है। तो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट लिया है। देखो ये जो लिक्विड है ना, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लिया है और उसमें क्या कर दिया है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब एसिड मिक्स कर दिया कैल्शियम कार्बोनेट में। डाइल्यूट क्या कर दिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर दिया। डाइल्यूट यानी उसमें पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी, इसलिए उसको डाइल्यूट कहा जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड यदि यहाँ पे होता है ना, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी उसमें पानी की मात्रा कम होती है, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या किया है? डाइल्यूट यूज किया है, यानी इसमें पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी। तो ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे है, ऊपर से हमने यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर दिया है। फिर दोनों का रिएक्शन हो गया, फिर ये कैल्शियम क्लोराइड H2 और मेन है CO2। ठीक है, इसी के लिए ये हमने रिएक्शन यहाँ पे की हुई है। ठीक है, तो मेन CO2 गैस निकलता है।
और यहाँ पे ये एरो किस लिए होता है पता है, गैस से ना CO2, इसलिए उसको एरो यानी ऊपर निकल जाएगा, ये होता है। तो ठीक है, ये CO2 गैस ऐसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो चलो अभी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे, आपके स्कूल में इसको सिखाया जाए, मतलब स्कूल में मतलब एक्सपेरिमेंट में वगैरह, ये तो आप कर लेंगे। ठीक है, जो जो हमें पढ़ाना है पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम कार्बन डाइऑक्साइड की हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू एन एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें से क्या करो बोल रहे हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से पास कर दो, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH होता है, इसी को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। क्या बोल रहा है, इसमें नहीं क्या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दो, मतलब ये दोनों का रिएक्शन हो जाएगा, फिर क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा। क्या, सोडियम कार्बोनेट, ये Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा। तो ये सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाते हैं ये भी आप यहाँ से सीख सकते हो। और सोडियम कार्बोनेट ही क्या होता है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, क्या होता है सोडियम कार्बोनेट, हमेशा याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट होता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं हम, अपना जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दो, फिर आपको सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा मिलेगा। ठीक है, और पानी भी मिल जाएगा। ठीक है, देन सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बना, पहली बात तो ये हमेशा याद रखना, ये थोड़ा बच्चे भूल जाते, सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा होता है। समझ में आ गया, सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का तो हमने देख लिया। ठीक है, NaOH के साथ CO2 का ये करके रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे मिलेगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन क्या है कि ये जो एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट जो है, यानी यही पे मान लो आप Na2CO3 प्लस H2 है ना, यहाँ पे मिल गया आपको, इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड डालते जाओ, Na2CO3 प्लस H2 यानी ये एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट है, उसमें आप और कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो, और कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो, फिर आपको मिलेगा NaSCO3 यानी ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी यही क्या है, बेकिंग सोडा है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला याद रखना है आपको हमेशा, NaHCO3 बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट है, और सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा। आपको मेरे ख्याल से दोनों भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलेगा। चलो अभी हम कार्बन डाइऑक्साइड के यूजेस देखने वाले कि भैया किस किस चीज़ों में हम यूज करते हैं अपने प्यारे से कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये एरेटेड ड्रिंक जो होते हैं, एरेटेड ड्रिंक यानी जो भी है, कोका कोला, स्प्राइट, पेप्सी, थम्स अप, जो भी हो, वो सारे एरेटेड ड्रिंक्स है, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो वो निकलता है ना, आपने देखा बबल्स वगैरह निकलते हैं उसमें से, ये वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। ठीक है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आप अभी तक ये समझ रहे हो सिर्फ गैस फॉर्म में होता है, नहीं, सॉलिड फॉर्म में भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कब करते हैं हम, कोल्ड स्टोरेज, और जब मिल्क वगैरह, मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं या फ्रोजन सब्सटेंस होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट में कूल करना है, ट्रांसपोर्ट में उसको कूल ही रखता है, तब हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। इसको ड्राई आइस भी कहा जाता है, ये जो होता है ना सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ड्राई आइस भी कहा जाता है। तो इसका हम उपयोग करते हैं जब कुछ चीज़ें ठंडी रखनी है ट्रांसपोर्ट में, मतलब मिल्क एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना है, तो हम क्या करते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। ये बहुत ठंडा होता है, तो ये ऑफकोर्स वो मिल्क प्रोडक्ट को ठंडा ही रखता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर गेटिंग स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ मिस्ट इन ड्रामा एंड, वो मूवीज वगैरह में आपने देखे होंगे, ऐसे वो धुआं निकलता है, वो वाले इफेक्ट आपने देखे होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको रखते हैं, फिर क्योंकि ये मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, तो इसको रखते हैं, ये तुरंत क्या होता है, फिर ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होकर तुरंत गैस में कन्वर्ट होकर उससे धुआं निकलता है। ठीक है, तो ड्रामा मूवीज में इसका यूज किया जाता है। CO2 obtained by chemical reaction और kept under pressure is used in fire extinguisher। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में तो हम स्पेसिफिकली पढ़ने वाले, बस यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसका फायर एक्सटिंग्विशर में यूज हो जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर यानी क्या, जहाँ पे भी ये वाला देखा ही होगा आपने, पेट्रोल पंप वगैरह में भी होता है ये, तो ये मतलब जहाँ पे भी आग लगेगी ना, तो उसको बुझाने के लिए इसका यूज करते हैं हम, फायर एक्सटिंग्विशर का। ठीक है, तो उसमें क्या कौन सी गैस यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको और डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ने वाले। लिक्विफाइड CO2 यूज टू रिमूव कैफीन फ्रॉम कॉफी। कॉफी में से यदि कैफीन आपको निकालना है तो लिक्विफाइड CO2 यूज करते हैं, सॉलिड CO2 नहीं, लिक्विफाइड, मतलब जो लिक्विड स्टेट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका यूज किया जाता है यदि हमें कॉफी में से कैफीन को निकालना है। ठीक है, ये एक बात होगी। लिक्विड CO2 यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन मॉडर्न इको फ्रेंडली ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग वगैरह आपने ये वर्ड कभी न कभी सुना ही होगा, ड्राई क्लीनिंग।
तो यदि हमें इको फ्रेंडली यदि ड्राई क्लीनिंग करनी है तो हमें लिक्विड CO2 वहां पे यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये जो ड्राई क्लीनिंग में हमने क्या लिक्विड CO2 यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। प्लांट्स यूज CO2 इन एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, यदि ये आपको पता नहीं है ना फिर आप क्या ही पढ़े होंगे अभी तक, ये तो सभी को पता ही होगा। फोटोसिंथेसिस वर्ड कभी कभी आपने सुना होगा, तो आपको पता ही होगा फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, इसलिए प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो उसका यूज कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही कम कर रहे हैं, तो मतलब अच्छी बात है, और वो फिर हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज देख लिया, ठीक है, और हमने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में भी यहाँ पे पढ़ लिया हमने, ठीक है, कैसे बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से वगैरह, ये सब हमने यहाँ पे देख लिया है। अभी हम देखने वाले हैं आपका नेक्स्ट जो रहने वाला है पार्ट, 1 मिनट के लिए ये थोड़ा सा मैं इसको ये कर लेता हूँ, कैमरा थोड़ा सा, ठीक है। अभी हम देखेंगे, ओ ये क्या हो गया, ठीक है। अभी हम देखेंगे रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले, क्या रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन्स सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर, देखो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर होती है नीचे, फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर होती है यहाँ पे नीचे। देयर इज ऑल्सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लेस इन अ ग्लास कैप्सूल, ये यहाँ पे एक ग्लास कैप्सूल होता है, उसमें क्या होती है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होती है, यहाँ पे भी क्या होती है सल्फ्यूरिक एसिड होती है, लेकिन वो डाइल्यूट यानी वो पानी मतलब हो गई, पानी की मात्रा होगी। यहाँ पे क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। अभी क्या होता है, द कैप्सूल ब्रेक्स ऑन प्रेसिंग द नॉब, जब भी आग वगैरह लगती है ना तो ये क्या है, ये नॉब निके दबा देते हैं, और ये जैसे ही नॉब दबाएंगे ना तो ये यहाँ का कैप्सूल नहीं, ये मतलब ये फट जाएगा, ये वाला कैप्सूल फट जाएगा। जैसे ही कैप्सूल फट जाएगा तो ये सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से निकल जाएगा और वो क्या होगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने लगेगा, है ना। कैप्सूल ब्रेक, ये प्रेस करके कैप्सूल ब्रेक हो गया और सल्फ्यूरिक एसिड किसके कांटेक्ट में आ गया, सोडियम बाइकार्बोनेट के कांटेक्ट में आ गया, और दोनों ने रिएक्ट करके रिलीज कर दिया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर आग को भी बुझा देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, यानी SCO3, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 होता है, दोनों का रिएक्शन हो गया, फिर Na2SO4 H2, और ये मेन इंपॉर्टेंट अपने लिए यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये फायर को एक्सटिंग्विश करने वाला है, यानी फायर को खत्म करने वाला है, ठीक है। CO2 is used, CO2 based fire extinguisher do not cause corrosion and are non-conductor of electricity, therefore these are used when electrical and electronic equipment catches fire। तो एक्चुअली CO2 जो गैस होती है ना वो बिल्कुल भी कोरोजन नहीं करती, यानी किसी भी चीज़ को खराब नहीं करती, सिंपल भाषा में, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करती, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वाला जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ है, उसको यदि वो उसको आग लग जाए तो इसको यूज करेंगे ना तो ये वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, यानी जो आग बुझा रहा है उसको करंट लगने का मतलब करंट नहीं लगेगा, है ना। नहीं तो पता चले सर आग बुझा रहा है और करंट लग के मर गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मरना नहीं चाहिए ना आदमी, इसीलिए तो हम यूज कर रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर को। तो बहुत अच्छी आदत है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती, इसलिए फिर जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहेंगे कोई भी उसमें भी आग लगे तो भाई इसका यूज कर दो आप, है ना, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा वो आपका काम करा के देगा, ठीक है। CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर आर यूज्ड टू एक्सटिंग्विश स्मॉल स्केल फायर, यानी छोटी मोटी जो फायर वगैरह होगी उसको ये बहुत अच्छे से बुझा सकते हैं। इट इज बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू एक्सटिंग्विश बिग फायर, बड़े वाले फायर में ये काम नहीं करते हैं, ठीक है। इन मॉडर्न फायर एक्सटिंग्विशर लिक्विड एंड सॉलिड CO2 इज फिल्ड अंडर प्रेशर, जो अभी नए नए फायर एक्सटिंग्विशर आए ना उन्होंने इसमें क्या किया है कि लिक्विड और डायरेक्ट वो क्या बोलते हैं, ये झंझट करना ही क्यों, ये इधर सल्फ्यूरिक एसिड टूटेगा, ये रिएक्शन करेगा, फिर CO2 गैस बनेगा, क्यों करने का, इससे अच्छा इसमें CO2 गैस भर दो ना, सिंपल है ना, है ना। यही पहले भी करते तो हमें इस रिएक्शन को याद रखने की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन अभी हमें इस रिएक्शन को याद करना पड़ेगा क्योंकि ये पहले के ज़माने में करते थे, लेकिन अभी जो मॉडर्न वाले फायर एक्सटिंग्विशर आ चुके हैं उसमें डायरेक्ट CO2 भरी होती है ना। ये रिएक्शन से जो CO2 भरी वो बोलते हैं कि यहीं पे वो CO2 बना के इधर डाल दो ना, जब भी आग लगेगी CO2 तो वैसे भी निकलने वाला है, ठीक है। तो मॉडर्न इसमें ये CO2 डायरेक्ट भरी होती है, ठीक है। और रिड्यूसिंग द प्रेशर, ठीक है, वो कौन से फॉर्म में, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में, और जैसे प्रेशर मतलब ये
हम यहाँ पे प्रेशर कम करते हैं ना तो वो गैस बन जाती है और वो नहीं क्या मतलब बाहर आके एकदम फोर्सफुली बाहर आती है, और जहाँ पे भी आग लगी वहाँ पे आप वो उसको डाल दो फोर्सफुली, तो वो पूरी की पूरी फायर को मतलब ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन तो हमने पढ़ी ली थी। ठीक है, नाउ डेज मेनी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, अब ये तो बहुत टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर तो हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में वो बोल रहे हैं आप इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करो। ठीक है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं मीथेन। मीथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला है CH4। क्या है मीथेन का? CH4। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या था? CO2। क्या था कार्बन डाइऑक्साइड का? CO2। मीथेन का है CH4 और इसका मोलिकुलर मास क्या है? 16। क्या है? 16। क्यों है? कार्बन का कितना है? 12 है, प्लस एक हाइड्रोजन का एक रहता तो 4 हाइड्रोजन के 4, यानी 12 प्लस 4 कितना हो गया? 12 प्लस 4 टोटल हो गया 16। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास भी याद रखना है 16। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या था? याद है कि नहीं? याद होगा याद यदि होगा तो आप अच्छे से पढ़ रहे, नहीं याद होगा तो फिर थोड़ा मतलब फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ऑकरेंस, मीथेन ऑकर इन नेचुरल गैस टू द एक्सटेंट ऑफ 87। नेचुरल गैस आपने ये कभी न कभी वर्ड सुना होगा, तो नेचुरल गैस में 87% क्या होती है? मीथेन होती है। क्या होती है? नेचुरल गैस में 87% क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ एयर प्रोड्यूसेस मीथेन, ये वाली देखने वाले हम बायोगैस प्लांट वगैरह, ये हम आगे देखने वाले हैं। तो यदि हम ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन करें, ऑर्गेनिक मैटर यानी जो पत्ते होते हैं है ना, पेड़ के पत्ते हैं, देन उसके बाद जो भी गोबर वगैरह जो भी है गाय भैंस का वगैरह नहीं कि उसमें उसका जब हम डिकम्पोजिशन कर देंगे, या अपना घर का जो भी कूड़ा रहेगा, मतलब जो डिकम्पोज होने वाला प्लास्टिक वगैरह नहीं, जो भी बाकी वाला है ना, उसको यदि हम उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर दो और एयर के एब्सेंस में, यानी एयर नहीं है, एयर नहीं यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं है ना, बिना ऑक्सीजन के या कम ऑक्सीजन के यदि हम डिकम्पोज कर दे ऑर्गेनिक मैटर को तो हमें मीथेन गैस मिलती है। वो हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले बायोगैस प्लांट में। मीथेन बायोगैस में प्रेजेंट होती पता ही है हमें, क्योंकि वो तो हम आगे और अच्छे से पढ़ने वाले। मीथेन इज कोल माइंस में भी मीथेन होती है, जो कोल की माइंस होती है ना, कोयला का जो माइंस वगैरह होता है उसमें मीथेन होती है। ठीक है, उसके बाद मीथेन इज फाउंड एट द सरफेस ऑफ मार्शी प्लेसेस विच इज वाई इट इज कॉल्ड मार्श गैस। मार्शी प्लेसेस जहाँ पे भी है ना, मार्शी प्लेसेस, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मीथेन बहुत मिलता है मार्शी प्लेसेस में। क्या? मार्शी प्लेसेस में मीथेन बहुत मिलता है, इसीलिए मीथेन का दूसरा नाम क्या है? मार्श गैस। क्या याद रखना है आपको? मीथेन का दूसरा नाम यदि किसने पूछा तो क्या बोल देना? भैया मार्श गैस है, क्योंकि वो मार्शी प्लेसेस में मीथेन बहुत मिलता है, इसलिए मीथेन का दूसरा नाम क्या है? मार्श गैस। ठीक है, ऑन हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज एट 300 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, निकेल कैटलिस्ट की भूमिका ये करता है, तो मीथेन गैस तैयार होता है। ठीक है, देखो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है, उसको क्या करते हैं? निकेल ये कैटलिस्ट यूज करते हुए, है ना, यहाँ पे यदि रिएक्शन होगी तो मीथेन गैस बनता है। अभी ये रिएक्शन ये नहीं किया मैंने, कितने कार्बन रहे कितना ये नहीं किया है, बस एक बता दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का यदि रिएक्शन हो जाए, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन हो जाए तो आपको मीथेन गैस मिलेगी। और डिटेल में मैंने यहाँ पे रिएक्शन नहीं बताई। और निकेल कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को फास्ट कर देता है ना, तो ये मीथेन गैस यहाँ पे बन जाती है। बस ये आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड, फर्क है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जो हाइड्रोजन है, इस दोनों का मिक्सचर को यदि आप 300 डिग्री सेल्सियस में निकेल के प्रेजेंस में यदि आप उसको हीट कर रहे, 300 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर, वो रिएक्शन को हीट ही कर रहे हैं ना, रिएक्शन तभी होगा हीट करने के बाद, तो मीथेन गैस फॉर्म होती है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ नेचुरल गैस गिव्स मीथेन इन प्योर फॉर्म। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वैसे आपको लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो आगे भी पता चल जाएगा। तो बस इधर आप इतना याद रखना है आपको कि आप यदि नेचुरल गैस जो होता है उसका यदि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? मीथेन मिलेगा प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म में मीथेन चाहिए भैया आपको, जाओ नेचुरल गैस लेके आओ, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दो, प्योर फॉर्म में मीथेन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे कैसे मीथेन अपने को मिलता है ये यहाँ पे बता दिया। जैसे कि मीथेन नेचुरल गैस में 87% होता है, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन कर दो एनारोबिक यानी एयर के एब्सेंस में तो आपको मीथेन मिल जाएगा। मीथेन बायोगैस में भी बोल रहे हैं, मीथेन कोल माइंस में भी बोल रहा है, मीथेन मार्शी प्लेसेस में होता है इसलिए उसको मार्च गैस बोलते हैं।
हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का इसको निकल हीट कर दो 300 डिग्री सेल्सियस में, निकल के प्रेजेंस में निकल कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है, फिर मीथेन गैस मिलता है। और यदि हम नेचुरल गैस का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देंगे तो मीथेन कैसे मिलता है, ये मतलब ये 6-7 पॉइंट में यहाँ पे बता दिया गया है। अभी हम देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है मीथेन की, है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट -182.5 डिग्री सेल्सियस, यानी इतने कम टेम्परेचर में, माइनस में, ये 0 से भी कम है, इतने कम टेम्परेचर में ये मेल्ट करेगा। बॉईल करना है वो भी माइनस में, यानी वो अभी मतलब कैसे मिलेगा, वो गैस ही फिर, ये तो अपने नॉर्मल तो ये 30-40 डिग्री सेल्सियस में नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो उसमें कैसे रहेगा, गैस के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम है, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम है। और इट इज कलरलेस गैस। कलरलेस गैस यानी मीथेन का कोई भी कलर नहीं है। क्या नहीं है, मीथेन का कोई भी कलर नहीं है। बाय द वे यहाँ पे अभी ये 1 जनवरी हो गया है, यदि आपको इधर दिख रहा है क्या कहीं पे, कैसे दिखाऊं मैं आपको, क्लॉक दिखा देता हूँ कैसे, ये तो वर्ल्ड क्लॉक हो गया, अपने इंडिया का किधर गया, अच्छा यहाँ पे है ना, यहाँ पे कॉर्नर पे, वहाँ पे तो मैं ही दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो रात के मतलब 12 बज चुके हैं, कहने के बाद ये 1 जनवरी यानी न्यू ईयर स्टार्ट हो गया, और न्यू ईयर पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। यानी कहने का मतलब यही है कि बहुत, हाँ यहाँ पे तो दिख ही रहा होगा आपको, है ना, 1 जनवरी वगैरह सब दिख ही रहा होगा यहाँ पे। रात के तो न्यू ईयर पे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, यानी बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है, इतना मेहनत यदि मैं कर रहा हूँ तो फटाफट जाके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। फटाफट सब्सक्राइब बढ़ा दो, ठीक है। आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को, किसी को भी, सबके मोबाइल लेके क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइबर बढ़ा देने, मैक्सिमम सब्सक्राइब करना। आपके दोस्तों को बताओ, बेचारे भटक रहे होंगे इधर उधर, समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे पढ़ाई करे, क्या करे, तो यहाँ पे उनको बता दो भैया ग्रो विद डाउट यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहाँ पे पूरा का पूरा कंटेंट मिलने वाला है, अच्छे से मिलने वाला है, जाके उनको बता दो, उनको फिर उनका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। कलरलेस गैस होती है मीथेन, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड मीथेन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। वाटर से भी कम डेंसिटी किसकी होती है, मीथेन की। लिक्विड मीथेन जो होता है उसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। यदि उसका डेंसिटी पानी से कम, जैसे जिसका भी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होता है, यानी उसको उधर रख दो पानी के ऊपर, नीचे चला जाएगा, समझ रहे हो। जिसका भी डेंसिटी ज़्यादा होता है वो क्या होता है, पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन जिसका डेंसिटी कम होता है वो पानी के ऊपर तैरता है। तो यदि ये मीथेन का डेंसिटी कम है तो ऑफकोर्स ये पानी के ऊपर तैरेगा, है ना, पानी में मतलब चला नहीं जाएगा अंदर। तो ये बहुत कम सोल्यूबल होता है वाटर में। स्पेरिंगली का मतलब होता है बहुत कम सोल्यूबल होता है वाटर में। इट इज हाईली सोल्यूबल। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बहुत सोल्यूबल है मीथेन। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बहुत सोल्यूबल है, अच्छे से सोल्यूबल है। सोल्यूबल यानी क्या है, शक्कर जैसे पानी में डाल के मिक्स होता है ना, वैसे उसको सोल्यूबल कहते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से, गैसोलीन हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, ये ना गैसोलीन, ईथर, अल्कोहल, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसमें भैया तुम जाके इसमें अंदर मीथेन डाल दो, बिल्कुल अंदर घुल जाएगा, ठीक है। मीथेन इज गैसियस स्टेट, मैंने बोला ही था पहले, इतना कम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है तो ये गैस ही रहेगा ना, रूम टेम्परेचर पे क्या रहेगा, गैस रहेगा, गैसियस स्टेट में रहेगा मीथेन रूम टेम्परेचर। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको सारी की सारी यहाँ पे समझ में आ चुकी है मीथेन की। अभी हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसके देखेंगे, फिर उसके बाद बायोगैस प्लांट, फिर ये चैप्टर अपना खत्म होने वाला है। तो थोड़ा सा सब्र रखो, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा हम कंटेंट यदि दे रहे हैं तो थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। बहुत अच्छे से हम हर एक लाइन कर रहे हैं, हर एक पॉइंट यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो मीथेन का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मीथेन इज हाईली इनफ्लेमेबल, यानी वो बहुत ज्वलनशील है, बहुत जल्दी जल जाता है मीथेन, ठीक है। इट बर्न्स बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू गिव अ ब्लूइश फ्लेम, ब्लू कलर की, जैसे आपने अपना गैस होता है ना, गैस का भी फ्लेम कैसा होता है, ब्लूइश होता है ना, ब्लू कलर की फ्लेम होती है। वैसे ही मीथेन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ब्लूइश फ्लेम देता है, ठीक है। इन दिस रिएक्शन 213 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ हीट इज गिवन आउट, यानी अच्छी खासी हीट मिलती है, बस याद रखना है 213 किलो कैलोरी पर मोल, यानी एक मोल यदि हम मीथेन लेते हैं उसको जलाते हैं तो हमें 213 किलो कैलोरी हीट मिलती है। यदि समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आ गया तो बस इतना याद रखना है कि 213 किलो कैलोरी पर मोल हमें हीट मिलती है यदि हम मीथेन को हीट करते हैं तो, ठीक है। मीथेन बर्न्स कंप्लीट, और मीथेन पूरा का पूरा बर्न हो जाता है। जैसे लकड़ी होता है, लकड़ी को यदि आप बर्न करके पूरा का पूरा बर्न होता है कि नहीं, कोयला वगैरह भी रहता है ना बाजू में कुछ, तो भी पूरा मतलब पूरा 100% बर्न नहीं होता, लेकिन मीथेन को यदि आप बर्न करोगे पूरा खत्म, है ना। केमिकल रिएक्शन क्या है मीथेन का, मीथेन को जला रहे, देखो कोई भी चीज यदि आप जला रहे हो ना, हमेशा याद रखना, तो वो हमेशा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, जैसे देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मीथेन को जला रहे हैं, यानी मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, और मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें
हीट यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि 213 किलो कैलोरी पर मोल होगी। यानी एक मोल को यदि हम जला देंगे मीथेन को तो 213 हमें किलो कैलोरी हीट मिलने वाली है। ठीक है, अभी ये हो गया मीथेन को जलाने के बाद क्या होता है क्या नहीं। अभी हम देखने वाले हैं क्लोरीनेशन। क्या क्लोरीनेशन यानी क्या होता है? मीथेन और क्लोरीन गैस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं 250 डिग्री टू 400 डिग्री टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट एंड फॉर्म मेनली मिथाइल क्लोराइड, जिसको क्लोरोमीथेन भी कहा जाता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, और इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है? क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। बहुत अच्छे से और देख लेंगे हम। मीथेन ये भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है। ये दोनों गैस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे हम कितने टेम्परेचर पे? 250 से लेके 400 डिग्री सेल्सियस, 250 टू 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हम उसको एक दूसरे के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। और अल्ट्रावायलेट लाइट हम यूज कर रहे हैं। क्या है यहाँ पे? लाइट है, कौन सा? यूवी लाइट यानी अल्ट्रावायलेट लाइट हम यूज कर रहे हैं। तो हमें मेनली क्या मिलता है? मिथाइल क्लोराइड। ये होता है मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला। उसको क्लोरोमीथेन भी कहा जाता है, मिथाइल क्लोराइड को ही क्लोरोमीथेन भी कहा जाता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड मिल जाएगा। और इसी रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्या कहा जाएगा? क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, ये तो हो गया क्लोरीनेशन, समझ में आ गया आपको, है ना? क्या मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट वगैरह करके क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन कर दिया हमने, है ना? अभी हम देखने वाला है भैया मीथेन के यूजेस क्या क्या है। तो देखो, मीथेन इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस। यदि नेचुरल गैस के फॉर्म में यदि हमने मीथेन का यूज किया, जो कि इंडस्ट्री वगैरह में यूज किया जाता है, जैसे फैब्रिक की मिल्स होती है, पेपर मिल्स होती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, और पेट्रोल प्यूरिफिकेशन, ये वाले जो इंडस्ट्रीज है, फैब्रिक मिल्स वाली, पेपर मिल्स वाली, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, पेट्रोल प्यूरिफिकेशन, यहाँ पे जो होता है ना मीथेन, वो नेचुरल गैस के फॉर्म में यूज किया जाता है। ये सारी इंडस्ट्री में मीथेन को कैसे? नेचुरल गैस के फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, बीइंग द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन, जैसे CH4 सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है। बाकी जैसे रहेगी, जैसे मतलब C2 है ना, C2 या 6 वगैरह, मतलब बहुत अलग अलग हाइड्रोकार्बन। वो तो जैसे 11-12 में तो इतने पढ़ोगे ना, आप बोर हो जाओगे। बोर नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, उसको पढ़ोगे तो ये अच्छा। लेकिन सबसे छोटा यहाँ पे ये याद रखना कि मीथेन होता है, CH4। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन है। द प्रोपोर्शन ऑफ CO2 रिलीज इन द कंबशन ऑफ मीथेन इज स्मॉल एंड देयरफॉर इट इज यूज्ड इन डोमेस्टिक फ्यूल। यदि मीथेन को आप, जैसे मीथेन को यहाँ पे जलाया था हमने, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मिलेगा। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है ना, वो बहुत कम मात्रा में, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं हमारे घर पे एज अ फ्यूल। ठीक है, मीथेन को। मीथेन इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज इथेनॉल, मिथाइल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड और एसिटिलीन। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो, इनके बारे में हम हायर क्लासेस में अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, बस ये आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि मीथेन को हम ये इथेनॉल, मिथाइल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड और एसिटिलीन, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में हम मीथेन का यूज करते हैं। समझ में आ गया? बहुत आसान है। कहाँ पे? इथेनॉल, मिथाइल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड और एसिटिलीन, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि आपको चाहिए तो आपको मीथेन यूज करना पड़ेगा। तो मीथेन नेचुरल गैस के फॉर्म में इस इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और मीथेन तो स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन, ये तो पता ही है। इसमें बहुत कम मात्रा में मीथेन को यदि हम जलाएंगे तो बहुत कम मात्रा में CO2 मिलेगा अपने को, CO2 रिलीज होगा। CO2 खतरनाक चीज है, अच्छी चीज तो नहीं है, तो कम मात्रा में तो अच्छी है। ठीक है, इसलिए हम मीथेन को डोमेस्टिक फ्यूल करके यूज कर सकते हैं हमारे घर के अंदर। डोमेस्टिक फ्यूल यानी घर वाला फ्यूल हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लास्ट अपना टॉपिक है वो देखने वाले हैं, और फिर हमारा पूरा का पूरा वीडियो खत्म होने वाला है। तो यदि आपने मतलब फर्स्ट लाइन से, फर्स्ट मिनट से यदि आपने अभी तक यदि आप वीडियो देख रहे हैं, तो मैं भैया बहुत खतरनाक आदमी हूँ। आप लाइफ में मतलब हर एक चीज आपको मिलने वाली, ये तो मैं गारंटी देता हूँ, इतने खतरनाक हो। ठीक है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा देख लिया, फिर बोर हो गया, फिर थोड़े बाद फिर से आए, फिर से कंटिन्यू किया। अरे ऐसे भी देखे तब भी कोई नहीं, अच्छी बात है। लेकिन वीडियो पूरा यदि देखा, यानी पूरा का पूरा लेक्चर यदि आपने देखा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट मेन कहना ये है। ये क्या हो जाता है हमेशा, तो देखो अभी बायोगैस प्लांट है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो एनिमल डंग होता है, यानी गोबर, सिंपल भाषा में एनिमल डंग, ड्राई लीव्स है ना, यानी पेड़ की जो लीव्स होती है, पत्ते होते हैं, है ना, वो वेट गार्बेज है ना, वेट गार्बेज जो अपने घर में जो गार्बेज वगैरह आता है, जो वेट होता है, वो वाला गार्बेज गेट डिकम्पोज बाय अनएरोबिक माइक्रोब्स इन बायोगैस प्लांट्स। तो ये बायोगैस प्लांट होता है, उसमें अनएरोबिक क्या होता है, अनएरोबिक
माइक्रोब्स होता है। अनएरोबिक माइक्रोब्स यानी वो कम एयर में या कम ऑक्सीजन में डिकम्पोजिशन करते हैं, उनको अनएरोबिक माइक्रोब्स कहा जाता है। तो ये क्या होता है, इधर आता है, ये सारा डिटेल में हम देखने वाले। तो ये अनएरोबिक माइक्रोब्स क्या करते हैं, यहाँ पे ये सारे एनिमल डंग, ड्राई लीव्स और वेट गार्बेज होते हैं, इनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, यानी उनको खत्म कर देते हैं, ऐसे बोल सकते हैं आप, है ना। दिस प्रोड्यूसेस मीथेन गैस, और फिर इसका डिकम्पोजिशन होने की वजह से ना इन लोगों का ये अनएरोबिक माइक्रोब्स की वजह से यदि एनिमल डंग, ड्राई लीव्स और वेट गार्बेज, इसका यदि डिकम्पोजिशन होता है तो हमें क्या मिलता है, हमें मीथेन गैस मिलती है, और इसी को क्या बोला जाता है, बायोगैस बोला जाता है। ठीक है, तो बायोगैस इज अ वेरी चीप फ्यूल, मतलब बहुत सस्ता है बायोगैस, बहुत सस्ता। ठीक है, विद द डिमांड फॉर कुकिंग गैस, और बायोगैस को एज ए कुकिंग गैस भी बहुत यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी। ये बायोगैस का ही सेम मतलब घर पे खाना बनाने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, और उसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। बायोगैस में कितना होता है, 55 to 60% क्या होता है, मीथेन होता है। बायोगैस में 55 to 60% मीथेन होता है, और बाकी चीज क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है बायोगैस में। ठीक है, बायोगैस इज अ फ्यूल विच इज कन्वीनियंट टू यूज, एंड इन एडिशन टू दिस इज अ वेरी गुड मैन्योर इज ऑल्सो प्रोड्यूस एज अ साइड प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो एक्चुअली क्या होता है बायोगैस में, ये तो एक अच्छा फ्यूल है ही, ठीक है, एक अच्छा फ्यूल है ही, ठीक है, और सॉरी इसके साथ का कुछ मैन्योर भी हो जाता है। मैन्योर मतलब जिसको हम यूज कर सकते हैं, मतलब एज अ फर्टिलाइजर वगैरह यूज कर सकते हैं उसको, खेत में ये मैन्योर जो रहेगा उसको खेत में वगैरह डाल दो, खेती बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये मतलब ये भी बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, मैन्योर भी हमको मिल रहा है, और हमको बायोगैस भी मिल रही है, जिससे हम खाना बना रहे हैं घर के अंदर, या हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो बायोगैस तो बहुत अच्छी चीज है ना। तो ये देखो थोड़ा सा इसका मैं स्ट्रक्चर में आपको पहले थोड़ा समझा देता हूँ। क्या होता है, ये एक मिक्सिंग टैंक होती है, उसमें हम स्लरी ऑफ कैटल डंग, यानी क्या होता है, कैटल डंग यानी गोबर वगैरह जो है उसमें पानी डाल दो, तो ये स्लरी कहा जाता है। ठीक है, वो इधर से भरते रहने का अपने को। ठीक है, जैसे कैटल डंग हमारे पास आ गया, हमने उसमें पानी डाल के इधर से बायोगैस प्लांट में डालते रहना है। इसको बोलते हैं इनलेट चैम्बर, यानी इधर से वो अंदर आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अंदर डंग यानी वही है गोबर, है ना, डंग और वाटर का इधर मिक्सचर रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे रिएक्शन होगी जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, वो रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, इधर अपने को बायोगैस मिल जाएगा, जिसको हम एग्जिट करके यहाँ पे गैस है ना, यहाँ से गैस निकाल के हम उस गैस का एक तो आप कुकिंग कर दो, या आप उसको क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर दो, कुछ भी कर दो। ठीक है, और यहाँ पे ये मेन्योर जो है ना, यहाँ पे आपको ये मेन्योर मिलेगा। फिर इसको निकाल के, है ना, इसको निकाल के आप अपना उसको एज अ खेती में फर्टिलाइजर वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको ये डाइजेस्टर टैंक बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पे ये जो डंग और वाटर का मिक्सचर होता है। ठीक है, अब इस मेरे ख्याल से हर एक पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ये मिक्सिंग टैंक क्या है, इनलेट चेंबर क्या है, डंग एंड वाटर मिक्सचर क्या है ना, आउटलेट चेंबर क्या है, अंडरग्राउंड डाइजेस्टर टैंक क्या है, स्लैब कवर वगैरह है, बस कुछ नहीं, यहाँ से गैस निकल जाती है। ठीक है, ये सब समझ में आ गया होगा ये फिगर। अभी बायोगैस का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, फिर अपना खत्म है चैप्टर। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इज एन अनएरोबिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, अनएरोबिक। अनएरोबिक प्रोसेस यानी क्या, कि कम ऑक्सीजन की मात्रा में या कम एयर में जो प्रोसेस होती है उसको अनएरोबिक प्रोसेस कहा जाता है। तो बायोगैस का प्रोडक्शन ये अनएरोबिक प्रोसेस है। इट टेक्स प्लेस इन दो स्टेजेस में होती है अनएरोबिक ये प्रोसेस, बायोगैस बनने वाली। पहला होता है प्रोडक्शन ऑफ एसिड, दूसरा होता है मीथेन गैस प्रोडक्शन। ठीक है, पहले प्रोडक्शन ऑफ एसिड देख लेते हैं। द माइक्रोब्स एक्ट ऑन द बायोडिग्रेडेबल जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे ये जो बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है यहाँ पे, है ना, ये जो है जो आपने डंग वगैरह पानी वगैरह डाल दिए थे, यानी ये पानी डंग वगैरह यानी ये गोबर वगैरह यानी क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है यदि उसको केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाए तो। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, ये माइक्रोब्स रहते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे से माइक्रोब जो आंखों से भी नहीं दिखेंगे आपको, वो इस पे करते हैं अटैक। ये जो है ना डंग वगैरह गोबर उस पे अटैक करते हैं, और फिर क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। फिर क्या होता है उस ऑर्गेनिक एसिड का आगे, द मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया एक्ट ऑन द ऑर्गेनिक एसिड। फिर इसके अंदर इधर होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, क्या होते हैं,
माइक्रोब्स भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होती है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। क्या है? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, यहाँ पे जो अब ऑर्गेनिक एसिड बना हुआ है उस ऑर्गेनिक एसिड पे क्या करते हैं, यहाँ पे उस पे अटैक करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड पे अटैक करती है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया और मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। देखो यहाँ पे मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी ना, यानी बायोगैस सबका बन गया। तो 2 स्टेजेस में बहुत आसान है, कोई नहीं, बायोगैस प्रोडक्शन का प्रोसेस बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं। बायोगैस क्या होता है ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। तो यहाँ पे अभी एक्सरसाइज रहेगा, ठीक है। आपको एक्सरसाइज चाहिए कि ये थोड़ा बता देना मेरे को कमेंट सेक्शन में, तो फिर मैं एक्सरसाइज भी आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन भी कर दूंगा पूरी का पूरी एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये बता देना मेरे को। और फिर यहाँ पे तो पूरा का पूरा मैंने चैप्टर खत्म कर दिया है आप लोगों के लिए, बहुत आसान भाषा में, बहुत डिटेल में पूरा का पूरा वीडियो देखिए। और नेक्स्ट आपको क्या चाहिए लेक्चर, है ना, ऑलरेडी बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट बना के रखा है पूरा। आप यदि वीडियो देखोगे, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको दिखेगा 9th का स्टैंडर्ड का बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट बना के रखा है, बाकी भी स्टैंडर्ड का कंटेंट बना के रखा, तो उसको देखो और दोस्तों वगैरह के उसको बताओ, है ना, अपने यूट्यूब चैनल के बारे में उससे सब्सक्राइब कराओ, ठीक है। और फिर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, ठीक है। एक सपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नया नया चैनल है, बच्चों को पता नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी है, राइट, उनको बताने का। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है रात रात भर जग जग के, बाकी सारे लोग पार्टी कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को लगता है यदि मेरे को कुछ चीज़ आ रही है तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों के लिए वो चीज़ें आसान करूँ, ठीक है। तो वो इसलिए मैं वो कर रहा, एज मेरी ड्यूटी। इससे मेरे को कुछ नहीं मिल रहा यूट्यूब से, ये मतलब आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, है ना। इतना मेहनत कर रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को लग रहा है ना, और ना मेरे को जरूरत है, सच बताओ, मेरा सब कुछ सही चल रहा है, बस मेरे को लग रहा है मेरा एक ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को लिए पढ़ाऊँ, आप लोगों का कुछ अच्छा हो जाए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। बस आपका भी फिर एक ड्यूटी बन जाता है कि फिर यदि कोई अच्छा कर रहा है तो उसको और मोटिवेट करो अच्छा करने के लिए, है ना, यही बात है पे, ठीक है। फिर चलो फिर, थैंक यू सो मच।